गुड इवनिंग एवरीवन। आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे नोमेनक्लेचर का जो अगला पार्ट था हमारा। एक बेसिक क्लास हम लोग नोमेनक्लेचर की डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन बता दिया है। ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं। देखो हम लोग कंटिन्यू। देखो जो लास्ट क्लास थी हमारी, उसमें मैंने आपको एक जनरल क्लासिफिकेशन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बन, 1 2 3 डिग्री एल्कोहल्स, एल्किल हैलाइड्स, एमीन्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। आज हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, उसमें जितने भी कंपाउंड्स हैं उनका क्लासिफिकेशन हम लोग कैसे करते हैं। तो देखो, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उन सारे कंपाउंड्स को हम लोग पहले दो पार्ट में डिवाइडेड करते हैं। एक एलिसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं, इनको ओपन चेन या एलिफेटिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं, और दूसरे साइक्लिक कंपाउंड होते हैं। मीन्स ये जो असाइक्लिक है और साइक्लिक है, साइक्लिक में आपको पता है एक रिंग बन जाएगी, इस तरह की कोई भी रिंग, इस तरह के कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोल देंगे, साइक्लिक कंपाउंड बोल देंगे। और अगर ओपन चेन कंपाउंड है, कुछ इस तरह के कंपाउंड है ओपन चेन, इस तरह के कंपाउंड्स को हम लोग बोलते हैं एलिसाइक्लिक या ओपन चेन और एलिफेटिक। अब ध्यान रखना, ये एलिफेटिक जो है फिर से दो तरह के होते हैं, और दो तरह में ध्यान रखना। एक सैचुरेटेड, सैचुरेटेड में केवल एल्केन आता है। सैचुरेटेड का मतलब है जिसमें सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं, ध्यान रख लेना। कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता है। उन कंपाउंड्स को हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड्स। और अनसैचुरेटेड में वो कंपाउंड्स जिनमें डबल बॉन्ड पाया जाता है या फिर ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। तो डबल बॉन्ड वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड वाले को हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, एल्काइन। ठीक है, तो ये जो आपके एलिसाइक्लिक कंपाउंड होंगे फिर से दो तरह के हो जाएंगे। एक आपके सैचुरेटेड जिसमें एल्केन, अनसैचुरेटेड जिसमें एल्किन और एल्काइन। अब हम लोग आते हैं साइक्लिक कंपाउंड। ये साइक्लिक कंपाउंड्स आपके दो तरह के हो सकते हैं, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक का मतलब है जिसमें सारे के सारे एटम एक ही प्रकार के होंगे, जैसे बेंजीन है या कोई भी कंपाउंड है जिसमें सारे के सारे एटम सेम हों। जैसे मान लो ये है, इसमें सारे के सारे कार्बन हैं। जैसे ये मान लो 3 मेंबर रिंग है, इसमें सारे के सारे कार्बन है। और हेट्रोसाइक्लिक में आपको क्या ध्यान रखना है कि कार्बन के अलावा कोई हेट्रो एटम हो रहा जाए। और हेट्रो एटम बेसिकली क्या हो सकता है, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है। मोस्टली जो हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि THF हम लोग लिख दें, ये वाला, इसको बोलते हैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन या कुछ। मतलब एक सिंपल बात है कि कोई भी कंपाउंड जिसमें कार्बन के अलावा कोई हेट्रो एटम आ जाए और साइक्लिक हो, उसको हम लोग बोलेंगे होमोसाइक्लिक कंपाउंड। तो सॉरी, हेट्रोसाइक्लिक। तो होमोसाइक्लिक में केवल कार्बन होंगे, और हेट्रोसाइक्लिक में कार्बन के अलावा कुछ हेट्रो एटम्स जैसे ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन एक्सेट्रा। अब देखो होमोसाइक्लिक पे आ जाते हैं। अब अगर होमोसाइक्लिक की बात करें तो होमोसाइक्लिक फिर दो तरह के हो सकते हैं। एक तो एलिसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स। इसमें देखो सीधा सा कंसेप्ट है। इसमें एक तरह से हम लोग ये कह सकते हैं कि एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स का मतलब होता है कि एक तरह से सैचुरेटेड रिंग होंगी। और सैचुरेटेड रिंग होगी तो जैसे 4 मेंबर रिंग हो गई, 3 मेंबर रिंग हो गई, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन। और होमोसाइक्लिक को दूसरा पार्ट हमारा होता है एरोमेटिक कंपाउंड। और फिर ये एरोमेटिक कंपाउंड फर्दर 2 टाइप्स होंगे, मैंने ये बता रखा है यहाँ पे एरोमेटिसिटी करवाई थी। एरोमेटिक कंपाउंड फिर दो तरह के होते हैं, बेंजेनोइड और नॉन बेंजेनोइड। सीधा सा ध्यान रखना, जिसमें बेंजीन रिंग पाई जाएगी वो बेंजेनोइड एरोमेटिक कंपाउंड होगा, और जिसमें बेंजीन रिंग नहीं पाई जाएगी फिर भी वो अगर एरोमेटिक है, उसको हम लोग बोलेंगे नॉन बेंजेनोइड एरोमेटिक। जैसे मैंने एजुलिन का एग्जाम्पल लिख दिया है। क्लियर है? बाकी तो देखो जगह जगह फर्दर क्लासिफिकेशन का होता रहेगा, एक बेसिक आइडिया आप लोग यहाँ से ले लो। ठीक है, अब हेट्रोसाइक्लिक को हम लोग फिर दो पार्ट में डिवाइडेड कर देते हैं। एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक का मतलब वही सैचुरेटेड, मतलब साइक्लिक होगा, कार्बन के अलावा हेट्रो एटम होगा लेकिन सैचुरेटेड होगा, इसको तो एलिसाइक्लिक बोल देंगे। और एलिसाइक्लिक के अलावा दूसरा जो होता है वो एरोमेटिक कंपाउंड्स। और एरोमेटिक कंपाउंड्स में आपको पता ही है, हम लोग मतलब कंपाउंड एरोमेटिक होना चाहिए, बट उसमें कार्बन के अलावा कुछ हेट्रो एटम भी होने चाहिए।
जैसे कि पिरेडीन, क्योंकि पिरेडीन जो है एरोमेटिक है और एरोमेटिक होने के अलावा इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंस है, इसलिए इसको एरोमेटिक है, लेकिन हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक है, ध्यान रख लेना इस बात का। कैसा है? हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक है। यहाँ पे देखो, अगर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक का मतलब बेंजीन रिंग होगी ही नहीं, और बेंजीन रिंग नहीं होगी तो एरोमेटिक कंपाउंड्स का फर्दर क्लासिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है कि वो बेंजीनोइड है कि नॉन बेंजीनोइड। क्लियर है? तो ये एक जनरल क्लासिफिकेशन कुछ नहीं है, सारा आइडिया है आपको, बस एक पिक्चर आप लोग ध्यान रख लेना कि किस किस तरह से हम लोग पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी कंपाउंड्स हैं उनको हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है? अब देखो, इसके बाद ये सिंपल तरीका है, आप इसको देखो दूसरी बुक में देखोगे दूसरी तरह से क्लासिफिकेशन मिलेगा, बट ये आपको एक आइडिया रखना है कि कौन से कंपाउंड किस तरह के होते हैं बस। ठीक है? अब हम लोग चलते हैं देखो नोमेनक्लेचर पर, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा स्टार्ट होता है देखो अब। और नोमेनक्लेचर में देखो, मैं आपको फिर कह रहा हूं, जितना ध्यान से मैं पढ़ा रहा हूं यार, जितनी कंसंट्रेशन से मैं बोल रहा हूं, उतनी ही कंसंट्रेशन से आप लोग चीजों को समझने की कोशिश करें। ठीक है? देखो, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो नोमेनक्लेचर है वो बेसिकली 3 टाइप का नोमेनक्लेचर होता है। एक हमारा होता है कॉमन नेम और ट्राइबल नेम। पहला जो नोमेनक्लेचर है हमारा, क्या बोलते हैं उसको? कॉमन नेम या ट्राइबल नेम। दूसरा होता है ट्राइब्ड सिस्टम, और तीसरा हमारा है ही आईपीएसी सिस्टम और जिनेवा सिस्टम, और इसको सिस्टेमेटिक सिस्टम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्टेमेटिक सिस्टम भी बोलते हैं, ये भी आप लोग ध्यान रख लेना। देखो, कॉमन और ट्राइबल नेम, ट्राइब्ड सिस्टम और आईपीएसी। आईपीएसी की फुल फॉर्म आपको पता ही है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। उसने जो रूल दिया है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग नोमेनक्लेचर करते हैं कम। देखो, अगर बात करें तो ये 2 तरह के नोमेनक्लेचर बहुत इजी गोइंग है और यहाँ से क्वेश्चन भी बहुत कम आते हैं, ध्यान रखें। तो हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो तो आईपीएसी पे ही रहेगा, लेकिन अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो हमें सारा बेसिक डिस्कस करना ही है, सारा का सारा बेसिक हमें डिस्कस करना ही है, ये देख लेना आप। ठीक है? आगे चलें, एक बार यहां तक देख लो आप लोग, कोई भी इशू तो पूछ लेना आप लोग। आगे चलते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं, देखो मैं फिर कह रहा हूं, केवल समझना है आपको, लिख के मैंने सारा दे दिया है, आप चीजों को समझना जैसे जैसे मैं समझा रहा हूं। कॉमन और ट्राइबल नेम, देखो कॉमन और ट्राइबल नेम जो है किस बेसिस पर दिया जाता है, इसको कॉमन नेम बोलते हैं। और कॉमन नेम दिया जाता है वो इन 4 कंसेप्ट के बेसिस पे दिया जाता है, या तो उसके सोर्स के बेसिस पे दिया जाएगा, या उसकी प्रॉपर्टी के बेसिस पे दिया जाएगा, या उसकी डिस्कवरी के बेसिस पे दिया जाएगा, या फिर उसकी स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे भी एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट ये कि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो स्ट्रक्चर के बेसिस पे है। इसके बेसिस पे है, सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो स्ट्रक्चर के बेसिस पे है। ठीक है? तो देखो, ये तो सब चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी जो मैं बता देता हूं। देखो, सबसे पहले हमारा सोर्स के बेसिस पर, और अगर सोर्स के बेसिस पर है तो देखो याद रखना पड़ेगा, कोई तरीका नहीं है कि कोई कंसेप्ट है, नहीं, बस सीधा सीधा ध्यान रखना। इस एक तरह से ये जो CH3OH है इसको बोलते हैं हुड स्प्लिट और मिथाइल स्प्लिट, ये ध्यान रखना। अब क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो है लकड़ी या वुड के डिस्टिलेशन से मिलता है, तो सोर्स के बेसिस पे हो गया, मतलब इसका सोर्स क्या है? वुड, लकड़ी है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वुड स्प्लिट या मिथाइल स्प्लिट। यूरिया, यूरिया क्यों बोल रहे हैं? ऑब्टेन्ड फ्रॉम यूरिन, यूरिन से मिलता है, इसलिए इसको क्या बोल दिया? यूरिया। तो सोर्स के बेसिस पे सिंपल सा है, जिस सोर्स से वो मिल रहा है हमें, उसी के बेसिस पे उसका नाम रख देंगे। हमने तो क्या रख देंगे? रख दिया लोगों ने पहले, जो भी साइंटिस्ट हुए, हमें तो बस केवल पढ़ना है। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रख लेना। CH3 को बोलते हैं मार्स गैस, क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये मार्स पैलेसेस से प्रोड्यूस्ड हुई थी, ध्यान रखना। ये विनेगर, एसिटिक एसिड जो है हमारा, इसको विनेगर बोलते हैं, कॉमन नेम ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। विनेगर का यूज आपको पता होना चाहिए। विनेगर, कई बार आदमी की जो, इंसान की जो वेन्स ब्लॉक हो जाती है, विनेगर बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसमें, ध्यान रखना।
आपको फिर बता रहा हूं, आप अगर जो भी वर्ड पढ़ते हो आपको उसका डेली रूटीन में यूज जरूर पता होना चाहिए अगर आप एक अच्छे टीचर बनना चाहते हो। क्यों? क्योंकि ऑब्टेन्ड फ्रॉम एसीटम, और मतलब एसीटम को ही विनेगर बोलते हैं, इसलिए विनेगर से मिल रहा है तो इसका नाम विनेगर रख दिया। ऑक्जेलिक एसिड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ऑक्जेलिस प्लांट से मिलता है। फॉर्मिक एसिड क्यों बोलते हैं? क्योंकि फॉर्मिकस रेड आंट, जो लाल चींटियां होती हैं, रेड आंट होती हैं, उनसे मिलता है, इसलिए इसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। अब देखो यहां दोनों तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे एग्जामिनर, कि कंपाउंड का नाम देके कॉमन नेम पूछ ले, इसका कॉमन नेम क्यों है, ये किससे, इसका सोर्स क्या है, सोर्स के बारे में भी पूछ सकता है, तो आपको सोर्स का भी आइडिया होना चाहिए। ये लैक्टिक एसिड, अब देखो लैक्टिक एसिड का तो आप कंसेप्ट समझ जाओगे, किससे मिलता है? लैक्टोज से मिलता है, दूध से मिलता है, इसलिए इसको लैक्टिक एसिड बोल दिया है। यहाँ पे देखो मैलिक एसिड एप्पल से मिलता है, इसलिए इसको मैलिक एसिड बोल दिया है। ठीक है, क्या बोल दिया? जस्ट 1 मिनट, आगे देख लेते हैं। इसके बाद देखो ये आपका ब्यूटायरिक एसिड ऑब्टेन्ड फ्रॉम बटर, बटर से मिलता है। इसके बाद कैप्रोइक, कैप्रोइक आपका गोट्स, गोट्स से मिलता है। एथेनॉल, इसको ग्रेन अल्कोहल भी बोलते हैं, क्योंकि ऑब्टेन्ड फ्रॉम बेयरली। अब ये थोड़ा सा ये देख लेना, ये बेयरली क्या होता है, मेरे को भी थोड़ा सा आइडिया नहीं है, मेरे माइंड में नहीं रहने, वरना मैं जब भी क्लास में आता हूँ तो पूरा पढ़ के आता हूँ कि अगर इसके बारे में बताना है तो क्या बताया जाएगा बच्चे को, लेकिन ये शायद रह गया, तो एक बार आप लोग देख लेना। तो देखो कुछ नहीं है, सारी चीजें आपको बस याद रखना है, सोर्स आपको याद रखना है, कॉमन नेम आपको याद रखना है। देखो मैं आपको एक बात फिर बता रहा हूँ, यहीं से आपकी केमिस्ट्री स्टार्ट होगी। आप इन चीजों को बिल्कुल भी इजी मत लेना, आप पूरे की पूरी स्ट्रक्चर्स को ध्यान रखना, जो जो स्ट्रक्चर्स मैंने दे रखी हैं फ्रॉम सोर्स वाली, वो सारी स्ट्रक्चर्स आप याद रखना अच्छी तरह से। क्योंकि आप लोग क्या करते हो, आपकी कमी कहाँ है कि आप चीजों को इग्नोर कर देते हो, चीजों को क्या कर देते हो आप लोग, इग्नोर कर देते हो, छोटी छोटी चीजों को। और मैं बता रहा हूं यहीं से केमिस्ट्री स्टार्ट होती है। तो जो भी आपका ऑक्जेलिक, फॉर्मिक, लैक्टिक, मैलिक, ब्यूटायरिक एसिड है, इन सारे कंपाउंड्स का फॉर्मूला आप लोगों को पता होना। क्लियर है? कोई इशू नहीं है, आगे चल। तो ये तो आपका पहला कंसेप्ट हो गया, कॉमन नेम ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। अब हम लोग बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी, कि प्रॉपर्टी के बेसिस पे कॉमन नेम कैसे रखे गए हैं। देखो यहाँ पे ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या, स्वीट इन टेस्ट, टेस्ट में कैसा होता है, मीठा, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, ग्लूकोज। इसके अलावा ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल भी क्या होता है, स्वाद में मीठा होता है, टेस्ट में, इसलिए देखो जितनी भी एक तरह से, अब ये पता नहीं, अब ये देखो ये एक कोई भी जर्मन वर्ड है कि फ्रेंच वर्ड है, एक वर्ड होता है ग्लाइकस, उसका मतलब होता है स्वीट, इसलिए जो भी मीठा हुआ उसको सिंपली GLYCUS से जोड़ दिया गया। जैसे ग्लूकोज मीठा था तो यहाँ से जोड़ा तो ग्लूकोज कर दिया, ग्लिसरॉल को, ग्लिसरॉल भी मीठा था तो इसको क्या कर दिया, ग्लिसरॉल कर दिया। यहाँ पे देखो एक और एग्जाम्पल है ग्लाइकोल, ये स्वीट पॉइजनस, जहर है लेकिन वो भी मीठा है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, ग्लाइकोल रखा गया। देखो भले ही जहर है लेकिन मीठा जहर है, तो नाम क्या रखा गया, ग्लाइकोल। मीठे मीठे सारे एक तरह के लगते हैं, अब उनमें से कौन जहर है कौन बहुत बढ़िया है वो तो देखो समय ही बताता है, लेकिन सबका नाम सेम रखा गया। देखो तो ग्लूकोज का नेम, ग्लिसरॉल का नेम, ग्लाइकोल का नेम किस पे रखा गया, इनकी प्रॉपर्टी, क्योंकि ये सारे के सारे टेस्ट में मीठे होते हैं, स्वाद होते हैं, इसलिए इनका नाम GLY टाइप का स्टार्टिंग से रखा गया, जैसे ग्लूकोज, ग्लिसरॉल। क्लियर है? तीसरा, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कवरी, मतलब जिसने जिसकी खोज कर दी उसने उसी का वही नाम रख दिया, जैसे ग्रिग्नार रिएजेंट हो गया, फ्रैंकलैंड रिएजेंट हो गया, जैसे हम लोग ले सकते हैं R2CuLi, किल्मान रिएजेंट हो गया, मतलब जिसने जिसकी डिस्कवरी की उसने उसी के बेसिस पे अपना नाम रख दिया है। और देखो ये अपने आप में मैं कई बार बच्चों से डिस्कस करता रहता हूँ कि ये सही रहा कि जितनी भी डिस्कवरी हुई वो एक फॉरेन साइंटिस्ट ने की, तो हमें ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होता है। वरना अगर ये सारी चीज़ें अगर इंडियन साइंटिस्ट मान लो सर्च कर देते, इंडियन जो है, तो फिर नौबत ऐसी आ जाती कि जैसे उनका नाम क्या रखा जाता, फिर तो उनका नाम रखा जाता जैसे बनवारी रिएजेंट। अगर हम लोग थोड़ा सा डेप्थ में जाके बात करें, अगर इंडिया की 15-20 साल पहले, 20-30 साल पहले जाके बात करें, तो यहाँ पे होता फिर गणपत रीअरेंजमेंट,
क्या रखा जाता है यहाँ पे? गणपत रीअरेंजमेंट। तो एक सिंपल जस्ट मजाक के लिए यही सारी चीज़ें जितनी भी डिस्कवरी हुई वो जो है फॉरेनर्स ने की, तो हमें उनके नाम में ज़्यादा मतलब ओड नहीं लगता, उटपटांग नहीं लगता। लेकिन सोच के देखो कि जब अपने वाले साइंटिस्ट, अगर अपने वाले लोग इन सब चीज़ों की खोज करते उस समय, आज से 20 30 40 साल 50 पहले, तो फिर उन रिएक्शंस का क्या नाम होता? बनवारी रीअरेंजमेंट, गणपत रीअरेंजमेंट, बस ये केवल जस्ट फॉर मजा। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी हो गया है, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कवरी हो गया है। अब हम लोग फोर्थ नंबर पे बात करते हैं जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है, कॉमन नेम ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। कॉमन नेम ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। अब देखो कॉमन नेम जो है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, इसको भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइडेड करेंगे। एक तो सिंपल हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन में क्या आएंगे हमारे, देखो एल्केन आएगा, एल्कीन आएगी और एल्काइन आएगा। ध्यान रख लेना। देखो मैंने आपको पहली क्लास में भी बता दिया था, अब मैं दोबारा बता रहा हूँ कि आप ये सब पढ़ने से पहले एक बार सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप आपके माइंड में होने चाहिए। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन में तो किस किस का कॉमन नेम पढ़ेंगे? एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। इसमें हम लोग इन तीनों के अलावा जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं, जैसे एल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, साइनाइड हो गया, एसिड हो गया, इन सारे फंक्शनल ग्रुप्स का कॉमन नेम पढ़ेंगे। देखो मैं फिर कह रहा हूं, समझना है कि मैं क्या बोल रहा हूं, किस तरह से किस पैटर्न में आपको स्टडी करनी है। ठीक है, अब देखो पहले बात कर लेते हैं हम लोग हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन फिर दो तरह के हो सकते हैं, स्ट्रेट चेन हो सकते हैं और ब्रांच्ड चेन हो सकते हैं। मतलब कुछ इस तरह के हो सकते हैं और कुछ इस तरह के ब्रांच्ड चेन हो सकते हैं। अब स्ट्रेट चेन फिर दो टाइप के हो सकते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। और ब्रांच चेन फिर दो तरह के हो सकते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। क्लियर है? अब देखो यहीं से स्टार्ट करेंगे हम लोग। सबसे पहले हाइड्रोकार्बन का नोमेनक्लेचर करेंगे, और हाइड्रोकार्बन के नोमेनक्लेचर में सबसे पहले स्ट्रेट चेन लेंगे, और स्ट्रेट चेन में सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हम लोग डिस्कस करेंगे। इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इस वाले पार्ट को हम लोग कवर करें। देखो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्ट्रेट चेन वालों की। हाई देखो अब एक चीज ध्यान रखना, मैंने पहले क्या किया है कि एक तो जो कॉमन नेम लिखा जाएगा वो जो हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, दोबारा देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये वाले जो हाइड्रोकार्बन है इनका जो नोमेनक्लेचर लिखा जाएगा वो ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन नंबर लिखा जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि उस कंपाउंड में कितने कार्बन है, और ये भी ध्यान रखना कि कितने कार्बन है। तो एक कार्बन, दो कार्बन, 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इनके लिए वर्ड वर्ड रूट जरूर ध्यान रखना, मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेन, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक। ये ध्यान रख लेना आप लोग अच्छी तरह से। ये आगे और चीजें समझ में आ जाएंगी, हम लोग बिल्कुल बेसिक स्टेज पे हैं अभी। ठीक है, अब देखो मैंने हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव बताया अभी आपको। देखो वो हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव क्या है मैंने आपको पहले ही कह दिए थे। जैसे देखो एल्किल हैलाइड हो गया, एल्कोहल हो गया, थायो एल्कोहल हो गया, ये सारी चीजें मैंने पहले ही बता दी। ए एल्काइल एमीन हो गया, डाई एल्काइल ईथर हो गया, डाई एल्काइल कीटोन हो गया, डाई एल्काइल एमीन हो गया। मतलब आप ध्यान रखना ये फंक्शनल ग्रुप है हमारे, ये ध्यान, ये चीजें ध्यान रखनी है, ये हमारे फंक्शनल ग्रुप है। मैंने क्या कहा था, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव में एल्केन, एल्किन, एल्काइन के अलावा जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या फंक्शनल ग्रुप है वो सारे के सारे हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव में चले। क्लियर है? अब देखो समझना आप लोग, देखो हम लोग हाइड्रोकार्बन्स का, सिंपल हाइड्रोकार्बन्स का कॉमन नेम डिस्कस करेंगे। और मैंने अभी आपको पीछे की स्लाइड में बताया था कि जो ये जो हाइड्रोकार्बन है वो दो तरह के हो सकते हैं, स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन। और फिर स्ट्रेट में भी मैंने आपको दो तरह का बताया था, एल्केन, और अनसैचुरेटेड में मैंने बताया एल्कीन और एल्काइन। सबसे पहले हम लोग एल्केन से स्टार्ट करते हैं। देखो आपको एल्केन में क्या ध्यान रखना है, सिंपल लेकिन स्ट्रेट चेन एल्केन। अगर आपके पास एक कार्बन की एल्केन है तो मैथेन, वो देखो अब आप इस चीजों से जोड़ लो, थोड़ा सा इन चीजों से जोड़ना है। दो कार्बन की है तो एथेन, तीन कार्बन की है तो प्रोपेन। लेकिन अगर चार कार्बन की है तो आप ब्यूटेन नहीं लिखेंगे, उसके पहले लगाएंगे एन ब्यूटेन, एन का मतलब नॉर्मल। ये थोड़ा सा ध्यान। तो अगर आपके पास कोई भी एल्केन है स्ट्रेट चेन, चाहे उसमें कितने भी कार्बन है, तो ध्यान रखना अगर
3 कार्बन तक की एल्केन है तो सिंपल मैथेन, एथेन, प्रोपेन लिख देंगे। लेकिन अगर नंबर ऑफ कार्बन्स 4 या 4 से ज्यादा है तो उनके नाम से पहले एन यूज किया जाता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। पहली चीज हम लोग ध्यान रखना, कॉमन नेम पढ़ रहे हैं, कॉमन नेम में भी सबसे पहले हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन में भी स्ट्रेट चेन, ये ध्यान रख लेना आप लोग। एल्केन की बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल एल्केन का मतलब सैचुरेटेड में एल्केन, और वो भी कैसी एल्केन, सॉरी मतलब स्ट्रेट चेन, ध्यान रख लेना कैसी बात कर रहे हैं, स्ट्रेट चेन, और स्ट्रेट चेन में एल्केन की बात कर रहे हैं। तो सिंपल समझ में आ गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं, जस्ट 1 मिनट। स्ट्रेट चेन, तो स्ट्रेट चेन एल्केन का नोमेनक्लेचर हो गया है। आगे चलो स्ट्रेट चेन एल्कीन की बात कर लेते हैं। तो जो आपकी सिंपल एल्कीन होती हैं, एल्कीन का मतलब कार्बन कार्बन डबल, एल्कीन का मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड उस कंपाउंड में होगा। और जब इन एल्कीन्स का कॉमन नेम, ध्यान रखना, कॉमन नेम लिखा जाता है तो उसको लिखा जाता है एल्काइलिन। एल्काइलिन का मतलब एल्काइलिन, एल्काइल तो आपको पता ही है, वही कितने कार्बन होंगे उसके बेसिस पे इसका नाम हो जाएगा। और लीन हम लोग एज ए सफिक्स यूज करते हैं। देखो कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं यहाँ पे, देखो इस चीज को हम लोग आगे और वेरीफाई करेंगे, मैं बताऊंगा आपको एक जगह, पहले आप समझ लो। देखो ये 4 कार्बन है, 4 कार्बन का मतलब ब्यूटाइल, और देखो यहां से अगर हम लोग दे तो अल्फा बीटा, तो ये अल्फा, अल्फा ब्यूटाइलिन, ध्यान रख लेना 4 कार्बन का ब्यूटाइल, और ये एलिएनी। कॉमन नेम की बात कर रहा हूं, यहाँ पे 4 कार्बन ही है, बट ये अल्फा और ये बीटा, तो बीटा पे अब की बार डबल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, बीटा ब्यूटाइलिन। ऐसे ही देखो ये, अब इसको इधर से नंबरिंग करेंगे तो ये अल्फा, ये अल्फा ब्यूटाइलिन। ये देखो 3 कार्बन का, 3 कार्बन का तो इसको वही प्रोपाइलिन हम लोग इसको बोल देंगे। अब ये देखो थोड़ा सा, ये इसलिए है क्योंकि ये जो ग्रुप होता है, मैं आगे बता दूंगा थोड़ा सा, ये जो ग्रुप है इसको आइसो बोलते हैं, इसलिए इस पूरे को 4 कार्बन की एल्कीन है तो क्या बोल देंगे, आइसोब्यूटाइलिन। ये 6 कार्बन की, और अल्फा बीटा और गामा तो क्या बोलेंगे, गामा हेक्साइलिन। ये कॉमन नेम है। देखो एक बात मैं बताता हूँ, मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ आपको, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आरपीएससी बहुत सारे क्वेश्चंस कंपाउंड के नेम से पूछता है, और ये वर्ड आप जरूर ध्यान रखना कि जब क्वेश्चन आएगा तो कई बार वो नाम देके पूछेगा तो आप वहां कंफ्यूज न हो, इसलिए मैं बार बार जोर दे रहा हूं इस बात पर। ऐसे ही देखो 8 कार्बन की है, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा, जो डबल बॉन्ड है वो डेल्टा पे है, तो डेल्टा पे तो क्या लिखेंगे इसको, ऑक्टाइलिन। क्या लिखेंगे, ऑक्टाइल, तो 8 कार्बन का, और लीन हमारा एज ए सफिक्स, ध्यान रखें। क्लियर है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट चेन में हम लोग सिंपल बात कर रहे हैं, ये ध्यान रखें। तो ऐसे की ऐसे ही एल्काइन का, अब आप लोग ध्यान रखना, एल्काइन का ऐसा कोई नोमेनक्लेचर नहीं दिया जाता है, इनका ड्राइव्ड नोमेनक्लेचर दिया जाता है इस तरह का। एक मिनट जस्ट मैं बता दूं, जो मैंने आपको पहले बताया था, ये ड्राइव्ड नोमेनक्लेचर दिया जाता है एल्काइन के केस में, ठीक है। तो यहां तक आप लोग समझ गए होंगे, जहां तक मेरा आइडिया है। सिंपल कॉमन नेम हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, किस तरह से क्या नोमेनक्लेचर होगा, क्या नाम होगा, वो सारा मैंने आप लोगों को बताया। देखो हम लोग, देखो फिर मैं वही बार बार मेरे को बताना पड़ रहा है, हम लोग कहाँ तक पहुंच गए, हाइड्रोकार्बन, या फिर इधर से मैं बताऊं मैंने क्या कहा था, हम लोग कहाँ तक पहुंच गए, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में स्ट्रेट चेन, और इसमें हम लोग सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग आएंगे ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन में, और फिर डिस्कस करेंगे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। देखो आओ अब ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं। देखो ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन की क्या कहानी है, बेसिकली ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन का जब हम लोग कॉमन नेम लिखते हैं तो 2 प्रीफिक्स हम लोग यूज करते हैं, आइसो और नियो, ध्यान रख लेना, आइसो और नियो। अब देखो अगर आपके पास कोई भी एक कार्बन चेन है और उसके सेकंड लास्ट कार्बन पर अगर एक कार्बन जुड़ा हुआ है तो इस टाइप के ग्रुप को बोलते हैं आइसो। और अगर आपके पास कोई भी चेन है
और उसके सेकंड लास्ट कार्बन पे दोनों तरफ कार्बन जुड़े हुए हैं, इसको बोलते हैं नियो। अब देखो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं, मैंने सारे एग्जाम्पल लिख रखे हैं। देखो ये चार कार्बन की अगर हम लोग स्ट्रेट चेन की बात करें तो आपका 4 कार्बन का स्ट्रेट चेन ये वाला होगा, और जैसे ही मैंने इसको ब्रांच कर दिया तो देखो इस तरह का ग्रुप बन गया। ठीक है, अब आप देखो कोई भी 3 कार्बन की ये श्रृंखला ले लो, चैन ले लो, तो सेकंड लास्ट कार्बन पे ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ये आइसोब्यूटीन, ऐसे की ऐसे आइसोपेंटीन। मान लो एक तरह से ये पूरा सेकंड लास्ट कार्बन है, सेकंड लास्ट मतलब अगर एक 4 कार्बन 1 2 3 और 4 4 कार्बन की एक चैन हम लोग कंसीडर करें तो ये सेकंड लास्ट कार्बन पे एक मिथाइल जुड़ा हुआ है, इसलिए ये हो गया आइसोपेंटीन। ऐसे की ऐसे आइसोहेक्सेन, समझ लो देखो आप लोग, ऐसे की ऐसे आइसोहेप्टेन, और ऐसे की ऐसे आइसोएक्टेन। बस सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आइसोओक्टेन को ऐसे नहीं लिखा जाता है। अब देखो आपको भले ही बहुत ओड लगेगा, लेकिन ध्यान रखना आइसोओक्टेन की स्ट्रक्चर ये वाली होती है। आपको हमेशा ध्यान रखना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है आइसोओक्टेन विच वन इज द करेक्ट आइसोओक्टेन स्ट्रक्चर, विच वन इज द करेक्ट आइसोओक्टेन स्ट्रक्चर। तो ये वाली आइसोओक्टेन नहीं होगी जो हमने कंसेप्ट पढ़ा है, ये गलत आइसोओक्टेन है। जो करेक्ट आइसोओक्टेन की स्ट्रक्चर होगी वो ये वाली होगी, समझ लेना अच्छी तरह से। 1 2 3 5 कार्बन की एक सीधी चेन, और उसमें से सेकंड कार्बन पे 2 मिथाइल और एक फोर्थ कार्बन पे 2 मिथाइल, ये आपकी आइसोओक्टेन की स्ट्रक्चर होगी। क्लियर है? ऐसे की ऐसे ही देखो, अब आप समझ जाओगे। देखो अभी मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था आइसोब्यूटाइलिन का, अब आप समझ जाओगे। देखो ये वाला जो ग्रुप है एक तरह से आइसो है, मतलब आइसो तो है ही, एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ये पूरा ग्रुप आइसो है 4 कार्बन का, तो इसको आइसोब्यूटाइलिन बोला था। सेकंड लास्ट कार्बन पे एक मिथाइल जुड़ा हुआ है इसलिए। क्लियर है? अब नियो की बात कर लेते हैं। तो नियो टाइप के कंपाउंड बनने के लिए मिनिमम 5 कार्बन की आवश्यकता होती है, ये भी आप लोग ध्यान रखें। तो मिनिमम 5 का मतलब देखो ये वाला हो गया आपका नियोपेंटेन, क्योंकि 4 मैं ये आपका ग्रुप ही ऐसा है कि इसमें मिनिमम 1 2 3 4 और 5 कार्बन होने चाहिए। तो इसमें 4 कार्बन तक की तो कहानी नहीं है, तो 5 कार्बन है तो नियोपेंटेन, ये नियोहेप्टेन। सेकंड लास्ट कार्बन पे देखो 2 मिथाइल जुड़े हुए हैं, बस यही ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसे नियोहेक्सेन, ये आपका सेकंड लास्ट कार्बन 2 मिथाइल जुड़े हुए हैं। ऐसे ही नियोऑक्टेन, नियोऑक्टेन वैसे की वैसे जनरल रूल के अकॉर्डिंग, ये भी ध्यान रख लेना, केवल और केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आपका आइसोऑक्टेन ध्यान रखना आप लोग। तो कोई देखो एक्चुअल में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, देखो अब ध्यान रखना, मैं सारी महाभारत क्यों बता रहा हूं आप लोगों को। क्वेश्चन क्या आएगा एग्जाम में, आपको पूछ लिया जाएगा आइसोऑक्टेन का आईपीएसी नेम लिखो, ये लो आइसोऑक्टेन का आईपीएसी नेम लिखो। तो आप लोग कैसे इसका लिख दोगे, तो गलत हो जाएगा ना, इसलिए ये सारी स्ट्रक्चर्स आपको पता होनी चाहिए। ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है एग्जामिनर का, कि या तो आपको कोई कंपाउंड दे देगा और उसका फिर जनरल नेम पूछ लेगा। मान लो आपको एक कंपाउंड दे दे तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम है, क्या नेम है कॉमन, आइसोऑक्टेन। आपको ये दे देगा मान लो, और पूछ लेगा इस कंपाउंड का कॉमन नेम, तो क्या बताओगे, नियोहेक्सेन। या फिर आपको ये कह देगा कि आइसोऑक्टेन का द करेक्ट आईपीसी नेम ऑफ आइसोऑक्टेन, कि आपकी। तो इसलिए देखो ये इंपॉर्टेंट पार्ट इसलिए कि आपको ये स्ट्रक्चर सारी पता होनी चाहिए। आई बात समझ में? तो जो हमारे सिंपल हाइड्रोकार्बन है उसमें देखो स्ट्रेट चेन का हमने डिस्कस कर लिया है, और जो हमारे ब्रांच्ड चेन है उनका हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। जो जो इंपॉर्टेंट पार्ट था वो सारा मैंने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, यहां तक एक बार देखो आप लोग। तो देखो फिर मैं बता रहा हूं कहां पहुंच गए हम लोग। देखो जब तक ये सारी चीजें पता नहीं होगा हम लोग नहीं कर पाएंगे कुछ भी, क्योंकि चीजों को हमेशा जोड़ के लेके चलना है। कहां तक पहुंच गए हम लोग, मैं वो बता देता हूं। हम लोग ये सारा पोर्शन डिस्कस कर चुके हैं, ध्यान रखना। ठीक है, अब चलो आगे चलते हैं। अब देखो हम लोग बात करते हैं हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स का। सिंपल हाइड्रोकार्बन का कॉमन नेम हमने कैसे दिया वो मैंने बता दिया आप लोगों को। अब हम लोग बात करेंगे कि जो हमारे हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव है, माइंड में ले आओ हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव का मतलब एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के अलावा सारे फंक्शन।
अब ये हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव भी दो तरह के नोमेनक्लेचर से क्लासिफाई किए जाते हैं। एक तो वो नोमेनक्लेचर जिसमें जो उनका नोमेनक्लेचर है वो हाइड्रोकार्बन रेडिकल पे डिपेंड करता है या हाइड्रोकार्बन ग्रुप पे डिपेंड करता है। अब ग्रुप क्या होगा वो मैं बता दूंगा। जैसे आपके पास मान लो कोई भी कंपाउंड है, ये आर जेड, तो आर जेड में ये तो हाइड्रोकार्बन ग्रुप है और ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, ध्यान रखें। तो इसका हमेशा प्रीफिक्स होगा और इसका आपको हमेशा सफिक्स होगा, ध्यान रख लेना। देखो इस जेड का सफिक्स क्या होगा, ये जेड है, ये जेड। अगर आपका एल्किल हैलाइड है तो आपका हैलाइड सफिक्स हो गया, एल्कोहल है तो आपका क्या सफिक्स होगा, एल्कोहल। अगर एस एच है तो आपका क्या होगा, थायो एल्कोहल। कॉमन नेम की बात कर रहे हैं, भूल मत जाना माइंड में। NH2 है तो एमीन। अगर इसका क्या होगा, ईथर। इसका क्या होगा, कीटोन। इसका एमीन, एमीन, ईथर, कीटोन, एमीन और एमीन। ध्यान रखना कॉमन नेम में जब भी हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव का नाम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू हाइड्रोकार्बन रेडिकल या हाइड्रोकार्बन ग्रुप, तो आपको हमेशा सफिक्स ये वाले वर्ड यूज करने, अल्कोहल, एमीन, कीटोन। अभी मैं बताऊंगा, आप लोगों को समझ में आ जाएंगी सारी चीज। तो यहाँ पे जो हम लोग जो हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव उनका जो नोमेनक्लेचर डिस्कस कर रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू आर जेड। ये आर हमेशा कोई ग्रुप होगा जिसको हम लोग रेडिकल या ग्रुप बोलते हैं। पहले इसका नाम लिखा जाएगा, फिर जेड हमारा फंक्शनल ग्रुप है और फंक्शनल ग्रुप के लिए जो सफिक्स लगाएंगे वो ये वाले लगाएंगे। कॉमन नेम की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब देखो ये तो आपको पता चल गया कि आप लोग फंक्शनल ग्रुप तो देखते ही बता दोगे कि ये एल्कोहल है कि एल्किल हैलाइड है कि कीटोन है। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये है कि उस रेडिकल को कैसे नोमेनक्लेचर देंगे हम लोग। मतलब जो एल्काइल पार्ट है उसका नाम कैसे लिखेंगे, उसको क्या लिखेंगे। सबको एल्काइल तो लिख नहीं सकते क्योंकि वो तो फिक्स कितने कुछ ना कुछ कार्बन का होगा। तो फिर आपको जरूरत पड़ेगी हाइड्रोकार्बन रेडिकल्स की या ग्रुप्स की। और हाइड्रोकार्बन रेडिकल्स या ग्रुप्स क्या होते हैं वो हम लोग डिस्कस करें, ठीक है। हम लोग क्या बात कर रहे हैं, रेडिकल्स की। जो हमें हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव का नाम लिखना है उसमें जो एल्काइल वाला पार्ट है, जो रेडिकल वाला पार्ट है, जो ग्रुप वाला पार्ट है, उसका नोमेनक्लेचर हमें सीखना है। तो रेडिकल्स दो तरह के होते हैं, देखो एलिफेटिक रेडिकल और एरोमेटिक रेडिकल। थोड़ा सा एक चीजें, खैर अब देखो पूरी चीजें यही समझ में नहीं आ सकती। अब जो बिल्कुल नया स्टूडेंट है उसको हो सकता है ये भी लगे कि सर एलिफेटिक और एरोमेटिक क्या है। तो बहुत सारी चीजें जब धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे तो चीजें समझ में आती जाएंगी आप लोगों को। तो एलिफेटिक जो हमारे पहले एलिफेटिक ग्रुप्स की बात करते हैं, और एलिफेटिक ग्रुप्स भी आपके दो तरह के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। देखो सबसे पहले तो ग्रुप्स क्या है, एटम्स और एक ग्रुप ऑफ एटम्स विच पजेजेज फ्री वैलेंसी आर कॉल्ड ग्रुप्स। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो रेडिकल हैं या जो ग्रुप्स हैं वो क्या होते हैं, तो ये कोई एटम या एटम्स का ग्रुप होता है जिसकी एक वैलेंसी हमेशा क्या रहती है, फ्री। और वो फ्री किसके लिए रहती है, फंक्शनल ग्रुप के लिए। ध्यान रखना अच्छी तरह से। जैसे हम लोग लिखते हैं यहाँ पे मान लो CH3 ये फ्री वैलेंसी को शो करता है। यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, मान लो X जुड़ गया तो क्या हो गया, मिथाइल हैलाइड। अगर यहाँ पे OH जुड़ गया तो मिथाइल अल्कोहल। बस इस तरह से, ठीक है। तो वो हमारे जो ग्रुप्स हैं या जो हमारे रेडिकल्स हैं, जो हमारे ग्रुप है या जो हमारा ग्रुप्स है या फिर जो हमारा एल्काइल पार्ट है, वो बेसिकली दो तरह का, एलिफेटिक और एरोमेटिक। तो सबसे पहले हम लोग एलिफेटिक रेडिकल्स की बात करें। देखो समझते जाना अच्छी तरह से। देखो पहले तो समझो आप लोग कुछ, मैं बताता हूँ। देखो इस तरह से लिखा हुआ है ये, देखो CH3 CH और CH3, ये यहाँ पे एक वैलेंसी फ्री है। इस वैलेंसी फ्री वैलेंसी का मतलब है ये यहाँ पे कोई ना कोई क्या जुड़ेगा, फंक्शनल ग्रुप जुड़ेगा। बस इतना सा समझ लो आप। तो देखो अब आपको ध्यान जरूर रखना भाई, सारी चीजें अगर इस तरह का कोई ग्रुप है इसको बोलते हैं आइसो। मतलब ये 3 कार्बन है तो 3 कार्बन का तो प्रोपाइल हो गया, और यही तो है ना 3 कार्बन का प्रोपाइल। और ये जो ग्रुप है वो इस पूरे ग्रुप को क्या बोलते हैं, आइसो। और अगर इस तरह की कंडीशन है, यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ेगा और ये 4 कार्बन है, 4 कार्बन का ब्यूटाइल, और इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं आइसो ब्यूटाइल। और अगर यहाँ पे बात करें, देखो 5 कार्बन का पेंटाइल, और यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ेगा तो देखो इस पूरे ग्रुप को, इस तरह की ग्रुप को हम लोग बोलते हैं आइसोपेंटाइल, क्योंकि सेकंड लास्ट कार्बन पे एक CH3 जुड़ा हुआ। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रख लेना, इसका एक एक्सेप्शन और है दो, कि आइसो ऑक्टाइल को इस तरह से लिखा जाएगा और आइसो हेप्टाइल को
इस तरह से लिखा जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना अच्छी तरह से कि आइसोएक्टाइल रेडिकल्स कौन सा होगा और आइसोहेप्टाइल। देखो एक बात और समझो, अगर मैं यहाँ पे इस फ्री वैलेंसी की जगह हाइड्रोजन लगा दूं तो ये आइसोओक्टेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आइसोओक्टेन बन जाएगा। और उस आइसोओक्टेन में से एक हाइड्रोजन निकालने के बाद ये क्या बना है? आइसोओक्टाइल। और ये फ्री वैलेंसी हो गई। फ्री वैलेंसी का मतलब यहाँ पे कौन जुड़ेगा? फंक्शनल ग्रुप। तो देखो यहाँ पे जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आइसोओक्टाइल और आइसोहेप्टाइल आपकी उम्मीद के अकॉर्डिंग नहीं होते हैं। उनकी स्ट्रक्चर क्या होती है? अलग होती है। ठीक है, क्योंकि देखो अगर हम लोग सिंपल बात करें, क्योंकि देखो ये तो मैंने बता दिया था, आइसो ऑक्टेन तो इसी स्ट्रक्चर का होता है। आइसो, ठीक है, देखो क्या कह रहा था, जैसे देखो अगर 7 कार्बन की हम लोग स्ट्रक्चर बनाए यहाँ पे, 6 कार्बन बना देंगे एक बार, 2 2 4 2 6, और ये कहानी हो गई। ये आपका आइसोहेप्टेन है। ये क्या है? आपका आइसोहेप्टेन है। और अगर यहाँ पे एक फ्री वैलेंसी मिल जाए आपको, मान लो, तो क्या स्ट्रक्चर होगी? मान लो यहाँ से एक हाइड्रोजन उठा दे हम लोग, यहाँ से कुछ इस तरह का, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे जुड़ेगा तो ये पूरा जो ग्रुप है, मतलब यहाँ से इस कार्बन को इंक्लूड करते हुए ये आइसोहेप्टाइल बन जाएगा एज ए रेडिकल। लेकिन ध्यान रखना ये नहीं होता आइसोहेप्टाइल। आइसोहेप्टाइल ये वाला होता है। ये आप दो चीजें ध्यान रखना, आइसोहेप्टाइल ये नहीं है, आइसोहेप्टाइल ये वाला होता है। और आइसोएक्टेन का बिल्कुल सही है, आपको पता ही है कि आइसोओक्टेन की स्ट्रक्चर अलग ही होती है, तो उसी के अकॉर्डिंग आइसोओक्टाइल फ्री रेडिकल बन जाए। क्लियर है? तो आइसोप्रोपाइल हो गया, आइसोब्यूटाइल, आइसोपेंटाइल, ऐसे ही आइसोहेक्साइल हो जाएगा, आइसोओक्टाइल हो जाएगा, आइसोहेप्टाइल हो जाएगा। बट ध्यान रखना आइसोओक्टाइल और आइसोहेप्टाइल जो है वो एक्सेप्शन है। ऐसे ही देखो नियो, नियो है, नियो जो हमारा रेडिकल है वो कैसे बनेगा? मैंने पहले ही बता दिया था। अभी देखो अगर आपके पास कोई 5 कार्बन है और ये कार्बन, और मान लो इस पे वैलेंसी वैकेंट है, यहाँ पे मान लो CH3 है, यहाँ पे मान लो CH3 है, CH3 है, और ये CH2 है, इस पे एक वैलेंसी है जहाँ पे कौन जुड़ेगा? फंक्शनल ग्रुप। तो इस पूरे ग्रुप को हम लोग बोलते हैं नियोपेंटाइल। ऐसे ही अगर हम लोग आगे देखेंगे तो नियो, वैसे मैक्सिमम जो है नियोपेंटाइल ही पूछा जाता है एग्जाम। ठीक है, ऐसे ही देखो, अब इसको तो खैर कोई मतलब नहीं है, तो सब जानते हो। अब हम लोग बात करते हैं, देखो आइसो हो गया, नियो, एमाइल ग्रुप, ये थोड़ा सा बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये एमाइल ग्रुप जो बेसिकली 5 कार्बन की कहानी है, ये भी ध्यान रखना। कितने कार्बन की कहानी है ये? 5 कार्बन की कहानी है। और कहानी में क्या है वो भी आप लोग समझ लो कि देखो अगर आपके पास 5 कार्बन है कुछ इस तरह से, और इस कार्बन की वैलेंसी वैकेंट है फंक्शनल ग्रुप के लिए, तो इसको बोलते हैं एक्टिव एमाइल। क्या बोलेंगे इसको? एमाइल का मतलब 5 कार्बन, ये ध्यान रख लेना। एमाइल फोर्स 5 कार्बन। अब देखो अगर इसको अगर हम लोग फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट करें तो क्या लिख सकते हैं? देखो इसको, इसको देखो मैं ऐसे कैसे लिख दूं, मान लो CH3, CH2, C, CH3, ये H, और ये CH2, और ये वैलेंसी खाली थी, सपोज मैं यहाँ पे लगा दूं OH, तो ये क्या बन जाएगा आपका? इसका, इस ग्रुप का नाम तो क्या? एक्टिव एमाइल। तो ये तो आपका ग्रुप एक्टिव एमाइल। और क्या जोड़ दिया? OH, तो एक्टिव एमाइल अल्कोहल। बस इतना सा ही नाम लिखा जाता है एज ए कॉमन नेम। अब देखो वही 5 कार्बन कुछ इस तरह से एडजस्ट हो जाए, कुछ इस तरह से एडजस्ट हो जाए, और मान लो यहाँ पे ये सेकेंडरी एमाइल, और यहाँ पे मैं मान लो OH जोड़ दूं, तो क्या कहूंगा? सेकेंडरी एमाइल अल्कोहल। ये वाली सिचुएशन आ जाए आपके पास, मान लो इस पूरे ग्रुप को बोलते हैं एक्टिव सेकेंडरी एमाइल। एक्टिव सेकेंडरी एमाइल। और अगर मैं यहाँ पे OH जोड़ दूं या हेलोजन जोड़ दूं, अगर हेलोजन जोड़ दूं तो क्या कहूंगा? एक्टिव सेकेंडरी, एक्टिव सेकेंडरी एमाइल हैलाइड। ध्यान रख लेना। और अगर इसी ग्रुप को इस तरह से लिखा जाए तो इसको बोलते हैं एक्टिव आइसो सेकेंडरी एमाइल। अब आप देखो अगर 5 कार्बन का आपका एल्कोहल है, तो वो इस 5 कार्बन वाले एल्कोहल के 4 आइसोमर तो इस तरह के बन सकते हैं। ध्यान रख लेना अच्छी तरह से। एक्टिव एमाइल एल्कोहल बन जाएगा, सेकेंडरी एमाइल एल्कोहल बन जाएगा, एक्टिव सेकेंडरी एमाइल एल्कोहल बन जाएगा, एक्टिव आइसो सेकेंडरी एमाइल एल्कोहल बन जाएगा।
ये ग्रुप्स जरूर ध्यान रख लेना कि कौन सा एक्टिव एमाइल है, कौन सा सेकेंडरी एमाइल है, कौन सा एक्टिव सेकेंडरी एमाइल है, और कौन सा आपका एक्टिव आइसो सेकेंडरी एमाइल है। बस सारी चीजें याद रखनी पड़ेंगी आप लोगों को, ये ध्यान रखें, अच्छी तरह से चीजों को समझ लो। अगर कोई भी इश्यू है तो आप लोग पूछ सकते हो, बाकी तो हम लोग आगे चलेंगे अब। बाकी देखो, जितनी कंसंट्रेशन से मैं आप लोगों को बता रहा हूं, उतना ही कंसंट्रेशन से आप लोगों को सारी चीजें माइंड में एक बार फिट करनी है। देखो, मेरे से पढ़ने का, मैं नहीं कहता कि कोई बहुत ही शानदार पढ़ाता हूं, लेकिन मेरे से पढ़ने का एक बेनिफिट जरूर स्टूडेंट ले सकता है कि उसको चीजें सारी की सारी सिस्टमेटिक मिलेंगी, कहीं कुछ इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है उसको। जो मेरा सीक्वेंस पैटर्न है, मैं खुद भी मानता हूं कि वो बहुत शानदार कर रखा है मैंने। आपको कभी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा अगर आप मेरे पैटर्न पे स्टडी करते हो, ये मेरी गारंटी। ठीक है, तो एमाइल देखो, आइसो ग्रुप हो गया है, नियो ग्रुप हो गया है, एमाइल ग्रुप हो गया है। एमाइल के बाद में देखो सेकेंडरी ग्रुप, कोई भी ग्रुप हो सकता है सेकेंडरी। तो सेकेंडरी ग्रुप का मतलब ये है, देखो जैसे सिंपल सा तरीका बताता हूं आपको। देखो ये 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन का तो ब्यूटाइल, और देखो ये आपका कार्बन जुड़ा है। देखो एमाइल का मतलब केवल 5 कार्बन की कहानी है, और कहीं अप्लाई मत कर देना उसको। देखो ये सब चीजें समझने की है। एमाइल फॉर ओनली 4 5 कार्बन। कोई भी कंपाउंड अगर 5 कार्बन का, तो भी एमाइल वाला कंसेप्ट लगाएंगे। तो यहाँ पे 4 कार्बन का ब्यूटाइल, और देखो ये कार्बन क्या है, सेकेंडरी कार्बन है, क्योंकि इस कार्बन से 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। तो इस सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इस पूरे ग्रुप को हम लोग बोल देंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल। ऐसे ही देखो, ये 5 कार्बन की कहानी क्या, पेंटाइल, और ये कार्बन सेकेंडरी कार्बन, और इस पे कोई ग्रुप जुड़ेगा। मान लो मैं यहाँ पे जोड़ दूं OH, तो क्या हो जाएगा, ये सेकेंडरी पेंटाइल अल्कोहल, ये इसका कॉमन नेम। बस चीजों को याद रखना पड़ेगा। फिर वही बार बार एक बात जरूर कहूंगा कि केवल आपको चीजों को याद रखना है। ऐसे ही टर्सरी ग्रुप, और टर्सरी ग्रुप का मतलब देखो, ये 4 कार्बन है, 4 कार्बन का मतलब ब्यूटाइल, और ब्यूटाइल और ये कार्बन जिससे कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ेगा, जिससे क्या जुड़ेगा, कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ेगा, वो टर्सरी है, 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, तो इसको क्या बोल देंगे। देखो ये एक तरह से ग्रुप, ये सब्स्टिट्यूएंट होगा किसी कंपाउंड पे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा OH मान। तो और यहाँ पे भी वही, ये जो कार्बन है इससे फंक्शनल ग्रुप जुड़ेगा, और ये 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टर्सरी अल्कोहल बोल देंगे अगर OH लगा दे। वो लास्ट क्लास में मैंने यही तो बताया था कि कैसे डिसाइड करेंगे कि 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है कि 3 डिग्री है। तो अगर जिस पे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, वो जिस कार्बन पे, उस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, वो उस फंक्शनल ग्रुप की डिग्री होगी। ठीक है, तो देखो ये तो एक सिंपल 5 टाइप के ग्रुप्स या रेडिकल्स जिसे हम लोग बोल रहे हैं। आइसो हो जाएगा, नियो हो जाएगा, एमाइल हो जाएगा, सेकेंडरी हो जाएगा, टर्सरी हो जाएगा। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। और एग्जाम्पल्स में क्या है कि सपोज आपके पास सिंपल एल्केन है। देखो अब समझ में आएंगी और भी चीजें, आपको कोशिश करो आप लोग कि एल्केन से हमें ग्रुप बनाना है, रेडिकल बनाना है। हमारा जो ग्रुप है एल्केन, उसका हमें रेडिकल बनाना है या ग्रुप बनाना है। तो उसमें से एक हाइड्रोजन निकालने से तभी तो उसकी एक वेल, देखो एल्केन में से हाइड्रोजन निकालने से एल्काइल बनेगा, इसकी एक वैलेंसी वैकेंट होती है, जहां पे कौन जुड़ता है, फंक्शनल ग्रुप जुड़ता है। कौन जुड़ता है जहां पर, फंक्शनल ग्रुप जुड़ता है। तो ये तो कोई मतलब नहीं है इस फॉर्मूले का, तो इसमें से एक हाइड्रोजन कम कर दें। अब देखो, आपके पास सिंपल CH4 है, एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा, मिथाइल। अगर एथेन है तो क्या बन जाएगा, इथाइल। मतलब एल्केन से जो रेडिकल बनेगा उसको बोलते हैं एल्काइल। ये ध्यान रख लेना अच्छी तरह से। 3 कार्बन का है, 3 कार्बन का है, तो देखो ये तो आपका एन प्रोपाइल। और अगर इस तरह का है, अब थोड़ा सा समझना स्टार्ट कर दो, तो इसको बोलेंगे आइसोप्रोपाइल। अब आप समझ जाए, 4 कार्बन का अगर इस तरह का बनता है स्ट्रेट चेन, तो एन ब्यूटाइल। और अगर इस तरह का बन जाता है, ध्यान रखना, इस तरह का बन जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी ब्यूटाइल। और देखो और आगे मजे की बात, अगर आपका इस तरह का ब्यूटेन है, ब्यूटेन ये इस तरह का है, तो यहां से अगर यहां से जुड़ेगा, अब ध्यान से समझना, तो आइसो ब्यूटाइल। और अगर यहां से जुड़ेगा तो टर्सरी ब्यूटाइल। देखो अब समझ में आएंगी आपके चीजें कि एक्चुअल में रेडिकल्स होते क्या है।
क्लियर है? बस आपको ये देखना है कि जो ग्रुप है, जो हमारा रेडिकल है, वो किस तरह का है, बस उसके आगे आपको फंक्शनल ग्रुप का नाम चिपका देना। ठीक है? अब देखो पेंटेन में आ जाएं, तो देखो मैंने पेंटेन में आपको एमाइल की कहानी बताई थी, तो उसकी भी डिस्कस कर लेंगे हम लोग। ठीक है? तो देखो सिंपल इस तरह का एन पेंटेन है, तो यहां से जुड़े फंक्शनल ग्रुप तो एन पेंटाइल, अगर यहां से जुड़े तो सेकेंडरी। अब देखो ध्यान रखना, अब थोड़ा सा ध्यान रखना, एक्टिव सेकेंडरी एमाइल। अब याद करो, अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको जो ग्रुप्स में बताया था, अगर इस तरह से जुड़ जाए तो यहाँ पे आपका सेकेंडरी एमाइल। अब ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। आपका सपोज आइसोपेंटेन इस तरह का है, मतलब आपका पेंटेन जो आइसोपेंटेन की फॉर्मेट में है, और इस कंडीशन में अगर यहाँ से हाइड्रोजन निकलता है, मीन्स यहाँ से हाइड्रोजन निकलता है, तो आपका ये बन जाएगा आइसोपेंटाइन। और अगर यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन निकलता है तो यहाँ पे जुड़ेगा, यहाँ पे जुड़ेगा तो देखो क्या कहेंगे, टर्सरी पेंटाइल। आप चेक कर लो, इस कार्बन से 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, और अगर यहां से इस तरह की स्ट्रक्चर से जुड़ता है तो ये आपका एक्टिव एमाइल। अब देखो वो सारी चीजें पीछे से देख के आपको क्लियर हो जाएंगी। और अगर ये सिचुएशन बनती है तो इसको बोलेंगे एक्टिव सेकेंडरी, एक्टिव आइसो सेकेंडरी एमाइल। और इंपॉर्टेंट, अगर आपके पास नियोपेंटेन है और नियोपेंटेन में सारे चारों कार्बन सेम है, किसी भी कार्बन से जुड़ेगा, मतलब अगर किसी भी 1 2 3 4 में से किसी से भी हाइड्रोजन निकलेगा, तो आपके पास जो रेडिकल बनेगा उसको बोलेंगे नियोपेंटाइल। और यहाँ पे आकर के कौन जुड़ेगा, आपका फंक्शनल ग्रुप। ध्यान रख लेना भाई अच्छी तरह से। तो ये सारी कहानी आप लोगों को पता होनी चाहिए कि जो हमारे एल्केन है उनसे रेडिकल्स या ग्रुप्स कैसे बनाए जाए। क्लियर है? आगे चल, अगर अब देखो, ये तो कहानी कहां तक की हो गई, एल्केन तक की कहानी हमने पढ़ ली। एल्केन से हमने रेडिकल बनाया जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे, एल्काइल। बना कैसे है, एक हाइड्रोजन के निकलने से। एक हाइड्रोजन के निकलने से क्या हुआ, उसकी एक वैलेंसी खाली हो गई, जहां पे कौन जुड़ रहा है उस वैलेंसी पे आकर के, फंक्शनल ग्रुप, तो वहां पे हमारा एल्काइल बन। अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, और अब देखो एल्कीनाइल ग्रुप, ये देखो अब हमें क्या करना है। अभी तो हमने एल्केन के रेडिकल बनाए, अब हम लोग बनाएंगे एल्कीन के रेडिकल। और जो एल जैसे एल्केन का रेडिकल एल्काइल है, वैसे ही एल्कीन का रेडिकल जो होगा वो बनेगा एल्कीनाइल। ध्यान रख लेना। देखो इससे पहले मैं एक चीज बता दूं आपको, ये देख लो, इससे पहले कि अगर हम लोग एल्कीन का रेडिकल बना रहे हैं, मीन्स एल्कीन में से, अब थोड़ा सा समझ लेना आप लोग, एल्कीन में से अगर हम लोग यहां से देखो, एल्कीन में से अब आपको एक बार देखो दोनों चीजों का कंपैरिजन करके देखना आप। मैं क्या कह रहा हूं, एल्कीन से अगर हम लोग एक हाइड्रोजन निकालते हैं तो वो बनता है एल्कीनाइल। ध्यान से समझो मैं क्या कह रहा हूं, अगर एक हाइड्रोजन निकालते हैं तो क्या बनता है, एल्कीनाइल, एक हाइड्रोजन के निकालने से। अब आगे देखो, अगर हम लोग, अब ध्यान से समझना, अगर हम लोग एल्केन एल्केन में से 2 हाइड्रोजन चलो, एल्केन में से 2 हाइड्रोजन निकालेंगे तो क्या बनेंगे, एल्काइलिडीन। ध्यान रखना, मैं बताऊंगा अभी एग्जाम्पल। और अगर एल्केन में से 2 हाइड्रोजन निकाल, थोड़ा समझना, देखो यहाँ पे क्या कहानी है, एल्केन में से 2 हाइड्रोजन निकाले हमने, एल्केन में से 2 हाइड्रोजन निकाले हैं सेम कार्बन एटम से, तो एल्काइलिडीन। समझ में आई बात? मीन्स मैं ये कह सकता हूं, ध्यान से समझना, कि आपके पास CH3 था। देखो समझना मेरी बात अच्छी तरह से, पहले थोड़ा सा लगेगा आपको, बाकी चीजें समझ में आ जाएंगी। जैसे आपके पास CH4 है, इसमें से -H कर दिया तो आपका CH3, और इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, मिथाइल। ये कंसेप्ट कौन सा है, ये कंसेप्ट ये वाला है, ये वाला कंसेप्ट। ठीक है? अब देखो, अगर आपके पास मान लो ये CH4 था, इसमें से 2 हाइड्रोजन निकाल दिए तो CH2 बचा, मतलब इसकी 2 वैलेंसी खाली है, इस CH2 को बोलते हैं मिथाइलिडीन बोलेंगे। ये समझना है आप, अच्छी तरह से समझ में आ गई बात। और एक और इंपॉर्टेंट चीज समझना, कि अगर आपके पास एल्केन है और उसमें से 2 हाइड्रोजन निकलेंगे, लेकिन दोनों हाइड्रोजन अलग अलग कार्बन से निकलेंगे, तो उसको बोलेंगे एल्काइलिन। ध्यान रख लेना, क्या बोलेंगे उसको, एल्काइलिन। अब देखो ये वर्ड अब ध्यान रखना, ये एल्कीनाइल है, मैं इसलिए बता रहा हूं, ये क्या है आपका, एल्कीनाइल है, और ये एल्काइलिन है। ये वर्ड जरूर ध्यान रख लेना,
एल्काइलिन, एल्काइलिन, एल्काइलिन। देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आप इन दोनों में डिफरेंस समझना। ये एल्कीनाइल, ध्यान से समझना, और ये एल्कीलाइन, एल्काइलिन, ये ध्यान, क्लियर है? तो देखो वापस वहीं आते हैं, हम कहां पे आ रहे हैं वापस, हमने क्या डिस्कस कर लिया, एल्केन का, जो हमारा एल्केन था उससे जो रेडिकल बनेगा वो एल्काइल, एग्जाम्पल हमने डिस्कस कर लिए। अब हम लोग आ जाते हैं एल्कीन पे। एल्कीन से एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो एल्कीनाइल बनेगा। क्या बनेगा? एल्कीनाइल बनेगा। जैसे देखो मान लो आपके पास ये वाली कहानी थी, सपोज एथेन था, और इस एथेन में से एक एच निकाल दिया तो यही तो बनेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? विनाइल। अगर यहाँ पे आपके पास ये वाली कहानी थी, मीन्स अगर आपके पास ये वाला कंपाउंड था, सी एच डबल बॉन्ड प्रोपीन था मान लो, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? यहाँ से एक हाइड्रोजन चला जाएगा यहाँ से इस वाले कार्बन से, इसको बोलेंगे एलाइल। ऐसे ही देखो ये वाली कहानी है। अब थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ पे क्या है हमारा? प्रोपीन, और प्रोपीन में यहां से निकाला है हमने, इसको क्या कहेंगे? प्रोपीनाइल। ये थोड़ा सा वर्ड ध्यान रखने हैं आप लोगों को। ऐसे ही ये वाली सिचुएशन, देखो ये आइसो वाली सिचुएशन है, आइसो वाली तो क्या कहेंगे? आइसोप्रोपीनाइल। ये भी आपको लोगों को ध्यान रखना है हमेशा। ये तो आईपीएसी है, इसको तो छोड़ दो, वो बाद में डिस्कस करेंगे हम लोग। तो देखो यहाँ पे वन कार्बन पे जुड़ा है तो इसको वन प्रोपिनाइल भी बोल सकते हैं, और यहाँ पे सेकंड कार्बन पे जुड़ा हुआ तो टू प्रोपिनाइल भी है। लेकिन ये अगर कॉमन नेम की बात कर रहे हैं तो कॉमन नेम में हमेशा ये जो कंडीशन होती है वो आइसो को रिप्रेजेंट करती है। देखो जब तक आप अपने हिसाब से लिखोगे नहीं चीजों के, तब तक मेरे को लगता नहीं कि बहुत ज्यादा मतलब वो होगा आप लोगों को। ठीक है, तो इनको लिख लिख के चेक कर लेना। ऐसे ही देखो अब थर्ड नंबर पे, अगर हम लोग एल्काइन का एक हाइड्रोजन निकाल के फ्री रेडिकल बनेंगे तो उसको बोलेंगे एल्काइनिल। ये एल्कीनिल और ये एल्काइनिल, इन वर्ड्स में बहुत वाई और ई आ जाए तो एल्कीन, वाई आ जाए तो एल्काइन। जैसे देखो मान लो आपके पास एसिटिलीन था, एसिटिलीन से एक कार्बन गया तो देखो इथाइनिल आ गया ना, क्योंकि तीन कार्बन का मतलब एथाइन, और एथाइन का हमने रेडिकल बनाया तो एल्काइनिल, तो एथाइन का क्या होगा? एथिनाइल। ऐसे ही देखो ये तीन कार्बन का था, तीन कार्बन का मतलब क्या होता है? प्रोपाइल, और प्रोपाइल है तो यहां से क्या बना देंगे? देखो अब ध्यान रखना, प्रोपार्गिल। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, क्या बोलेंगे इसको? प्रोपार्गिल। अच्छी तरह से समझ लेना, क्या बोलेंगे? प्रोपार्गिल। और ऐसे के ऐसे इसको क्या बोलेंगे? इसको प्रोपाइनिल। क्या बोलेंगे इसको? प्रोपाइनिल। मतलब डिफरेंस क्या है देखो ये समझ लो, अगर इस कार्बन से जुड़ेगा तो मतलब इस कार्बन से जुड़ेगा तो प्रोपार्गिल, और अगर इस कार्बन से जुड़ेगा तो प्रोपाइनिल। ये भी वर्डिंग आपको ध्यान रखनी है, अच्छी तरह से समझ लो आप लोग, कोई इश्यू नहीं है, अच्छी तरह से समझ लो आप लोग, कहीं कोई भी इश्यू हो तो देख लेना। ठीक है, यहां तक आप लोग देखो, ये सारी प्रैक्टिस का गेम है, एक बार आप चेक कर लो। आगे चलते हैं देखो, तो देखो एल्केन के रेडिकल बना लिए, एल्काइन के रेडिकल बना लिए, एल्कीन के रेडिकल बना लिए। यहाँ पे देखो वही कहानी वापस आ गई, अगर आपके पास एल्केन और एल्केन से दो हाइड्रोजन निकालते हैं सेम कार्बन से, तब आपका क्या बनेगा? एल्काइलिडीन। और अगर एल्केन ही है और दो हाइड्रोजन निकालते हैं अलग अलग कार्बन से, मीन्स दो कार्बन, जैसे मैं मान लो एक एग्जांपल मैं लिखूं यहाँ पे, सपोज ये आपके पास ये वाली कहानी है, ये सी एच थ्री, यहाँ से दो हाइड्रोजन निकले तो देखो क्या होगा? सी एच टू सी एच थ्री, इसकी एक वैलेंसी खाली हो गई, इसकी एक वैलेंसी खाली हो गई। इस कंसेप्ट की बात कर रहे हैं हम लोग। तो अगर सेम कार्बन से गया तो एल्काइलिडीन, और अगर अलग अलग कार्बन से गया तो एल्काइलिन। जैसे देखो एक बात बताता हूं मैं आप लोगों को, आप लोगों ने खूब देखे होंगे कि देखो, अगर देखो यहाँ पे इस कार्बन की बात करें तो ये मिथाइल है, ठीक है। अब देखो अगर इस हाइड्रोजन की बात करें, मतलब मैं बता दूं सिंपल सा, ये तो खैर थोड़ा समझने के लिए है, कि अगर आपके पास सी एच फोर था उसमें से एक हाइड्रोजन निकल गया तो मिथाइल बन गया, अगर दो हाइड्रोजन निकल गए तो मिथाइलिन। अब आप देख लो ये वाली कहानी आ गई है, क्या बन गया आपका? मिथाइलिन। क्या बना आपका? मिथाइलिन। और अगर आपके पास तीन कार्बन निकाल दिए आपने तो आपका क्या बना?
मिथाइन, ये तीनों वर्ड आप लोग ध्यान रखें। इसको क्या बोलते हैं? मिथाइल, मिथाइलिन। क्या बोलेंगे इसको? मिथाइलिन। और इसको क्या बोलेंगे? सी एच को मिथाइन। ये वर्डिंग देखो याद करना पड़ेगा, मैं आपको समझा सकता हूं। पूरी कोशिश है मेरी कि आप लोग समझ पाओगे। अगर फिर भी कोई इशू रहता है तो आप लोग मेरे से पूछो। सारी चीजों को नोट कर लेना आप लोग, देखो अच्छी तरह से। नोमेनक्लेचर में नोट्स टाइप कोई चीज नहीं है। मैं पहले बता देता हूँ कि क्या लिख के दूं मैं आप लोगों को। मैं वही लिख के दूंगा जो आप लोगों के पास ये वीडियोज है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि जो लिखने लायक हो। यहाँ पे तो बस मैक्सिमम चीजें जो है वो समझने की है, क्योंकि नोमेनक्लेचर का तो कोई पार ही नहीं है ना। कोई थोड़ा छोटा मोटा थोड़ी ना नोमेनक्लेचर की नियम लिख दिए। हर जगह अलग अलग नियम अप्लाई होंगे, तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना सीख जाओगे। ठीक है, तो आई थिंक अब आप लोग समझ गए होंगे। कोई इशू नहीं है आप लोगों को, यहां तक एक बार चेक कर लो। देखो अब जितना भी मैंने बताया है आप लोगों को, देखो पहले तो मैं बताऊं आप लोगों को एक चीज और। देखो कहानी क्या है, ये एल्केन थी, और अगर एल्केन से दो हाइड्रोजन निकालेंगे तो एल्काइलिन होगा। अब देखो इसको कहाँ अप्लाई किया है हमने, वो भी देख लो आप लोग। देखो कहाँ अप्लाई किया मैंने, मैं बताता हूँ। आप चेक करो यहाँ पे। देखो मान लो ये 4 कार्बन का आपका कोई एल्केन था। ठीक है, इसमें से मान लो एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ से, तो दोनों के बीच डबल बॉन्ड बन गया। तो डबल बॉन्ड बन गया तो तभी तो इसको क्या बोल रहे हैं? ब्यूटाइलिन, क्योंकि दोनों कार्बन से दो हाइड्रोजन कम हुए हैं, दोनों अलग अलग कार्बन से। तब आप समझ में आ गई होगी बात, क्योंकि यहां से आप लोग देखो एक बार मैंने क्या कहा। मैंने क्या कहा कि अगर दो कार्बन अलग अलग कार्बन से निकलेंगे दोनों हाइड्रोजन, तो एल्काइलिन। तो देखो वो जो मैंने वहां पे समझाया मैं वहां यहाँ पे लिख के बताता हूँ कि आपका क्या था। ये आपका ब्यूटेन था, और इस ब्यूटेन में एक हाइड्रोजन यहाँ से गया और एक हाइड्रोजन यहाँ से गया। दो हाइड्रोजन गए अलग अलग कार्बन से, तो दो हाइड्रोजन गए डिफरेंट कार्बन से, तो एल्काइलिन। तो एल्काइलिन मतलब ब्यूटाइलिन, तभी तो इसको क्या बोला? ब्यूटाइलिन बोल रहे। क्लियर है? आगे चलते हैं। इसके बाद की क्या कहानी है देखो। देखो जितने भी रेडिकल्स या ग्रुप्स हमने पढ़े हैं उनको एक बार समराइज हम लोग कर लेते हैं। देखो ध्यान से समझना, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट। देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो ये तो देखो मेन चेन है, ये ग्रीन कलर वाली तो पेरेंट चेन है। देखो इससे ये 4 कार्बन का जुड़ा हुआ है, 4 कार्बन का मतलब बिल्कुल स्ट्रेट चेन। तो क्या बोलेंगे इस पूरे सब्स्टिट्यूएंट को? एन ब्यूटाइल। यहाँ पे आ जाओ, इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, मिथाइल। ये देखो ये 3 कार्बन का जुड़ा हुआ है, सिंपल तरीके से जुड़ा हुआ है, स्ट्रेट चेन वाला जुड़ा हुआ है, तो प्रोपाइल। एन प्रोपाइल लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो 3 ही कार्बन है लेकिन आइसो पैटर्न में जुड़ा हुआ है, तो आइसो प्रोपाइल। बिल्कुल। इसके बाद देखो यहाँ से ये 4 कार्बन है, और 4 कार्बन की कहानी है तो आपको पता है ये सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल बोल देंगे इसको पूरे को। इसमें कोई इश्यू नहीं है। इथाइल। अब देखो ये आपके जस्ट एक चीज और लगानी थी मेरे को, मैं यहाँ लिखता हूँ मैं एक बार, जस्ट 1 मिनट। वो कम रह गया आपका, यहाँ पे ये और जोड़, जस्ट 1 मिनट। जस्ट 1 मिनट। ठीक है, तो देखो इससे आगे चले हम लोग। देखो यहाँ पे 5 कार्बन है और ये 5 कार्बन नियो स्टाइल में है, इसलिए ये जो पूरा ग्रुप होगा, जब इसको एज ए रेडिकल लिखा जाएगा तो क्या लिखेंगे? नियोपेंटाइल। क्या लिखेंगे? नियोपेंटाइल। अब देखो यहाँ पे देखो ये 4 कार्बन है, और 4 कार्बन कौन सी स्टाइल में है? आइसो स्टाइल में। वो सारा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखो इसको क्या बोलेंगे? आइसोब्यूटाइल। ये देखो कितने कार्बन है? 4 कार्बन, और 4 कार्बन कौन से मतलब उसमें जुड़े हुए हैं पैटर्न में? टर्सरी ब्यूटाइल वाले में, तो क्या बोल देंगे इसको हम लोग? टर्सरी ब्यूटाइल। इसमें देखो जितने भी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी बन सकती थी वो सारी की सारी पॉसिबिलिटीज मैंने शो कर दी हैं। आप लोग देखो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप लोग सीख पाओगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो देखो जितना भी हमारा, देखो हम
देखो वो चीजें आप ध्यान रखना, हम पढ़ क्या रहे हैं। अब हम लोग हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं, और हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव में भी वो वाले हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं जिनका नाम रेडिकल या ग्रुप पर डिपेंड करता है। अब देखो ये चीजें कुछ आप याद रख लेना। अगर दो हेलोजन अलग अलग कार्बन पे जुड़े हुए हैं, इन्हें बोलते हैं बीसिनल हैलाइड। बीसिनल हैलाइड। अगर दोनों सेम पे ही जुड़े हुए हैं, इन्हें बोलते हैं जेमिनल। और इंपॉर्टेंट चीज, अगर दो हाइड्रोजन है, ये दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे के कैसे हैं, बीसिनल है, अलग अलग कार्बन पे है। मतलब लेकिन ध्यान रखना नियरेस्ट कार्बन पे, अलग अलग कार्बन पे बट नियरेस्ट कार्बन पे, ये भी ध्यान। ऐसा नहीं है कि सर ऐसा नहीं है कि ऐसे मान लो दो हेलोजन है, एक यहाँ है एक यहाँ है, एक्स एक्स, ये नहीं चलेगा ना। बिल्कुल नियरेस्ट कार्बन पे। तो दोनों हाइड्रोजन, ये दोनों ट्रांस है लेकिन कैसे हाइड्रोजन है, विसिनल हाइड्रोजन है। अगर ये दोनों हाइड्रोजन सेम ही कार्बन है तो जेमिनल। ठीक है। कुछ नो, अब देखो अब समझना, आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं आपको, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। अब आपको वो सारी चीजें फिर से समझ में आ जाएंगी। देखो अगर हम लोग इस कंपाउंड की बात करें तो ये कंपाउंड किससे बना है भाई, मैं बताता हूं। ये कंपाउंड इससे बना है, और इस कंपाउंड से बना है, कब बना है, जब एक ही कार्बन से दो हाइड्रोजन चले जाएं। अब देखो आप लोग एक बार समझना, बस अब आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये एल्केन, और एक एल्केन से दो हाइड्रोजन सेम ही कार्बन से, तो क्या कहेंगे, एल्काइलिडीन। अब आपको समझ में आएगा। तो देखो हमने क्या किया है, देखो ये इथाइन अपना एथेन था, सही है। और एथेन में एक ही कार्बन से दो दो हाइड्रोजन चले गए, तो क्या बनेगा, इथाइलिडीन क्लोराइड। अब आपको ये डाई क्लोराइड लिखने की जरूरत नहीं है, ये वर्ड जो है ना, ये वाला वर्ड अपने आप में इथाइलिडीन, वो अपने आप बयां करता है कि दो हेलोजन हो। अब आप समझो। अब देखो इधर आओ, ये कहानी और ये कहानी, देखो सेम कार्बन से चार कार्बन है, और चार कार्बन भी आइसो स्टाइल में है। तो क्या होगा, चार कार्बन की स्टाइल आइसो। ब्यूटेन, ब्यूटेन का एक ही कार्बन से दो हाइड्रोजन गए हैं, तो आइसो ब्यूटाइलिडीन, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। और आयोडाइड। ऐसे ही देखो यहां पे अगर हम लोग बात करें, एक चीज जरूर ध्यान रख लेना, जस्ट उन्होंने कुछ एक्सेप्शन लिखा है, मिथाइल। अगर से एक ही कार्बन है, देखो ये वाला बिल्कुल सही है, ये वाला बिल्कुल सही है, लेकिन अगर एक ही कार्बन है आपके पास, ध्यान रखना। एक देखो, अभी देखो मैंने क्या बताया, जरूर मैं दोबारा बताऊंगा आपको। सारी चीजें देखो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, आपको समझनी पड़ेंगी। देखो कि अगर आपके पास CH3 है, सॉरी, देखो आपके पास अगर CH4 है तो एक निकाल दिया हाइड्रोजन, तो मिथाइल। और मैंने क्या कहा भी, कि अगर आपके पास CH4 और दो हाइड्रोजन निकाल दे तो CH2। अब इस रूल के अकॉर्डिंग अब आप चेक करो ना, ये एल्केन, और अगर सेम कार्बन से दो हाइड्रोजन निकलते तो एल्काइलिडीन होना चाहिए। मींस क्या होना चाहिए, मिथाइलिडीन होना चाहिए। यहाँ पे इसका नाम क्या होना चाहिए, मिथाइलिडीन होना चाहिए। लेकिन मैंने कहा ये एक्सेप्शन है, आपको क्या करना है, मिथाइलिन। बस एक केवल मैथेन के केस में आपको ध्यान रखना है, बाकी बिल्कुल सही हो जाए। क्लियर है, आगे चलते हैं। ऐसे ही देखो, अब आप समझ, देखो अब फिर वापस इंटरेस्टिंग चीज आ गई। इंटरेस्टिंग चीज क्या आ गई, यहाँ पे पहले देख लो वही चीज। अब देखो अगर एल्केन है और दो हाइड्रोजन निकालते हैं अलग अलग कार्बन से, तो एल्काइलिन। सेम कार्बन से एल्काइलिडीन, अलग अलग कार्बन से एल्काइलिन। और देखो अब आप समझ जाओगे, देखो ये दोनों हेलोजन अलग अलग कार्बन पे, मीन्स एक हाइड्रोजन इसका कम हुआ है, इसका एक अलग अलग कार्बन से हुए हैं, तो एल्काइलिन प्रोपाइलिन आयोडाइड। सेम यहाँ पे कहानी है। देखो ये कितने कार्बन है, चार, आइसो स्टाइल में जुड़े हुए हैं, और दोनों हेलोजन अलग अलग कार्बन पे, तो आइसो ब्यूटाइलिन क्लोराइड, आइसोब्यूटाइलिन क्लोराइड। ऐसे ही देखो दो हाइड्रोजन कम है, दोनों पे आयोडीन जुड़ा हुआ है बट अलग अलग कार्बन से, तो क्या कहेंगे, ट्राईमिथाइलिन आयोडाइड। बस केवल और केवल माइंड का गेम है, आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा सारी चीज। अब देखो इसका अगर हम लोग नाम देखें, CH3 CH2 CH2X, तो देखो इसका नाम क्या होना चाहिए, ठीक है। अब क्या होगा, ध्यान से समझना, इसका सही लिख दिया। अब देखो ये क्या था हमारा, इथाइल, और इथाइल में से दो हेलोजन कम कर दिए अलग अलग कार्बन से, तो इसका नाम क्या होगा,
इथाइलिन हैलाइड, ना कि डाइमिथाइलिन हैलाइड। ये ध्यान रख लेना अच्छी तरह से। देखो ये सारी चीजें मैंने इसीलिए लिखी हैं कि आप लोगों को मैक्सिमम चीजें कवर हो सके, या मैक्सिमम चीजें आपको क्या हो जाए, समझ में आ जाए। तो देखो फिर मैं वही कह रहा हूँ, प्रैक्टिस आप लोगों को ही करनी पड़ेगी, ध्यान रख लेना। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे क्या है, ऐसे ही देखो अल्कोहल का। देखो 4 कार्बन का अल्कोहल है, और 4 कार्बन का अल्कोहल है तो 2 हाइड्रोजन कम हुए हैं, दोनों हाइड्रोजन अलग अलग कार्बन से, तो एल्काइलिन। तो देखो ब्यूटाइलिन ग्लाइकोल। अगर यहाँ पे देखो 5 कार्बन है, 5 कार्बन एमाइल स्टाइल में है। कौन से एमाइल, एक्टिव एमाइल स्टाइल में है, ध्यान रख लेना। एमाइलिन, एक्टिव एमाइलिन स्टाइल में दोनों कार्बन। तो देखो अब ये तो पता है, इसको ग्लाइकोल बोलेंगे तो ठीक है ये वाला। तो ये ऐसे की ऐसे, ये आप लोग चेक कर लेना। वही 2 कार्बन की कहानी वापस आ गई। इसको डाई मिथाइल ग्लाइकोल नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इथाइलिन ग्लाइकोल। क्यों बोलेंगे, क्योंकि देखो ये एथेन से बना है, और मैंने बताया था कि जब किसी एल्केन से 2 हाइड्रोजन अलग अलग कार्बन से जाएंगे तो उसको एल्काइलिन बोलते हैं। तो सी एच टू ये आपका इथाइलिन है, और ये ओ एच, ये ओ एच आ गया, तो ये ग्लाइकोल को रिप्रेजेंट। क्लियर। अब देखो अभी तक जो हमने डिस्कस किए हैं वो सारे के सारे वो रेडिकल्स है जो एलिफेटिक रेडिकल्स हैं। वो सारे के सारे कौन से रेडिकल्स हैं, जो एलिफेटिक रेडिकल्स। अब हम लोग कुछ एरोमेटिक रेडिकल्स की बात कर लेते हैं। इसकी बात कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा, एरोमेटिक रेडिकल्स की बात कर। देखो एरोमेटिक रेडिकल्स में मैं आपको केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूं। देखो एरोमेटिक रेडिकल्स में क्या है, अगर देखो ये आपका बेंजीन था, और बेंजीन से 1 हाइड्रोजन कम हो गया, और यहाँ पे ये वैलेंसी वैकेंट हो गई, तो इसको बोलते हैं फेनिल रेडिकल। अब अगर ये आपका मान लो बेंजाइल था, मतलब यहाँ पे अगर CH3 होता तो एक तरह से टोलुइन होता, तो अगर टोलुइन से 1 हाइड्रोजन निकल जाए, ये वैलेंसी वैकेंट हो गई, तो इसको बोलते हैं बेंजाइल। और अगर इससे 2 हाइड्रोजन निकल गए, इसको बोलते हैं बेंजल। और अगर 3 हाइड्रोजन, जैसे मैंने क्या बताया अभी, वो सेम कहानी यहाँ पे देखनी है। कौन सी कहानी है, ये जस्ट 1 मिनट, ये वाली। अगर 1 कार्बन निकल गया तो मिथाइल, 2 निकल गए तो मिथाइलिन, 3 निकल गए तो मिथाइन। तो वैसे ही इसमें ध्यान रख लेना थोड़ा सा, आप लोग क्या ध्यान रखोगे, अगर टॉलुइन से 1 कार्बन गया तो बेंजाइल, 2 कार्बन गए तो बेंजल, और 3 गए तो बेंजो। ऐसे ही देखो ये आपका टोलुइन था, और टोलुइन में अगर एक ये वाली वैकेंसी वैकेंट हो गई, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थोटोलॉयल। यहाँ से 1 हाइड्रोजन निकल गया, ये वैलेंसी वैकेंट हो गई फंक्शनल ग्रुप के लिए, तो मेटाटोलॉयल। और अगर ये वाली हो गई तो पैराटोलॉयल, और इस तरह का कोई कंपाउंड है मेसिटिल से तो मेसिटिलाइन। ऐसे ही देखो अब अगर इसको इस पे अप्लाई करें, तो देखो CH2 ये वाला है, बेंजाइल वाला है, और हेलोजन जुड़ गया तो क्या कहेंगे, बेंजाइल क्लोराइड। और अगर ये बेंजल है, 2 हेलोजन जुड़ गए, तो देखो क्या बोल रहे हैं, बेंजल क्लोराइड। और अगर 3 हाइड्रोजन निकल गए, उसकी जगह 3 हेलोजन आ गए, तो क्या कहेंगे, बेंजो क्लोराइड। नहीं ये बेंजाइल नहीं होगा, ये बेंजो क्लोराइड होगा, यहाँ पे गलत है, ये मान के चलो। क्या होगा इसका नाम, बेंजो क्लोराइड। अब आपको अगर कोई ये कहते हैं बेंजो क्लोराइड क्या है, तो आपको खुद को समझ जाना है कि बेंजो क्लोराइड का मतलब टालुइन। टालुइन के 3 हाइड्रोजन को उठा करके, कार्बन वाले 3 हाइड्रोजन को उठा करके 3 हेलोजन जोड़ने हैं वहां। बात समझ में आ गई अच्छी तरह से। तो देखो ये जितना भी एक जो नोमेनक्लेचर, देखो फिर मैं बता रहा हूँ क्या पढ़ लिया हमने। देखो जब तक ये पता नहीं होगा कि हम पढ़ क्या रहे हैं, बहुत बड़ा इशू आएगा आप लोगों के साथ। हमने क्या पढ़ लिया मैं बता देता हूँ। हमने ये वाला नोमेनक्लेचर पढ़ लिया, अब सारा का सारा ये वाला नोमेनक्लेचर हमने पढ़ लिया है, सारा का सारा। ये ध्यान रख लेना भाई। मतलब इस नोमेनक्लेचर में जो कंपाउंड का कॉमन नेम लिखेंगे, उसका नाम डिपेंड करेगा इस एल्काइल ग्रुप पे। इस पे डिपेंड करेगा, इस एल्काइल ग्रुप पे। तो प्रैक्टिस जितनी हो सकती है आप लोग करें। कॉमन नेम का मतलब कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स मैंने बता दिए हैं, बाकी आप किसी भी बुक को उठा करके कॉमन नेम की प्रैक्टिस कर सकते हो।
अब देखो, हमारा ये वाला नोमेनक्लेचर जो है इसके बारे में डिस्कस करते हैं, जो हाइड्रोकार्बन ग्रुप पे कोई डिपेंडेंसी शो नहीं करेगा, उसको कोई मतलब नहीं है कि आपका हाइड्रोकार्बन ग्रुप क्या है। तो देखो, उसमें आपको कुछ चीजें उसमें भी ध्यान रखनी है कि अगर हम लोग ऐसे कंपाउंड्स का कॉमन नेम पढ़ रहे हैं जिनमें जो हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव है उसका कोई रोल नहीं है, वो फिक्स है चीजें ऑलरेडी। तो देखो, जो आपका हाइड्रोकार्बन होगा वो तो लिखा जाता है प्रीफिक्स की फॉर्म में, और जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो आपका सफिक्स की फॉर्म में। अब देखो, चीजें वही वापस, वापस का मतलब, यहाँ पे देखो वहां पे हमने क्या किया, एक कार्बन के लिए मैथ एथ ब्यूट प्रोट ऐसे किया। अब यहाँ पे ध्यान रखना थोड़ा सा, यहाँ पे थोड़ा सा अलग सिस्टम चलेगा। और अलग में क्या चलेगा, एक कार्बन को फॉर्म, दो कार्बन को एस एसिड, तीन को प्रोपियोन, चार को ब्यूटाइल, पांच को वेलर और सिक्स को कैप्रो। ये प्रीफिक्स यूज होगा कि कितने कार्बन है उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्रीफिक्स यूज करेंगे। एक चीज और ध्यान रखें कि अगर आपके पास तीन कार्बन है विथ वन डबल बॉन्ड, अगर आपके पास तीन कार्बन है, मान लो ये तीन कार्बन है, मान लो CH3 CH3 CH3, बट वन डबल बॉन्ड, ये CH2 सॉरी, वन डबल बॉन्ड का मतलब क्या हुआ आपका, वन डबल बॉन्ड का मतलब क्या हुआ कि मान लो इसको क्या लिखूंगा मैं, CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये मान लो CH2 यहाँ पे जुड़ा हुआ, इस तरह का ग्रुप। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग एक्राइल बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, एक्राइल। और अगर आपके पास चार कार्बन है विद वन डबल बॉन्ड, मीन्स अगर ये वाली सिचुएशन है, मान लो ये CH2, इसकी एक वैलेंसी वैकेंट फंक्शनल ग्रुप के लिए, तो इस पूरे ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्राइल, सॉरी क्रोटो, इसको बोलेंगे एक्राइल और इसको हम लोग बोलेंगे क्रोटो। ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखनी है अच्छी तरह। अब देखो, कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, आपको कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, वो मैं बता देता हूँ। देखो, क्या करना है हमें कि ये तो क्या हुआ, देखो मैंने क्या बताया था, थोड़ा सा एक बार फिर समझो आप लोग। मैंने क्या बताया था कि अगर आपका प्रीफिक्स, तो ये कार्बन ग्रुप हो जाएगा, कितने कार्बन होंगे उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्रीफिक्स यूज कर देंगे, वो मैंने बता दिया कितने कार्बन है। और फंक्शनल ग्रुप के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं वो भी आपको ध्यान रखना है। तो ध्यान रखना, अगर आपका फंक्शनल ग्रुप एसिड है तो इक एसिड, वैसे देखो ये नोमेनक्लेचर कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है इसकी, ध्यान रखना बस कुछ कंपाउंड ध्यान रख लेना जो मैं आप लोगों को बताऊंगा बस। ये अगर आपका एस्टर है तो क्या कहेंगे, इकाइनहाइड्राइड। एस्टर है तो ये आपका एनहाइड्राइड है तो इकाइनहाइड्राइड। एस्टर है तो 8। अगर COCl है तो क्या बोलेंगे, इल क्लोराइड। अगर CONH2 तो एमाइड। CHO है तो एल्डिहाइड। अगर CN है तो नाइट्राइल। अगर NC है तो आइसोनाइट। ध्यान रख लो। तो ये आपका जो इंडिपेंडेंट फ्रॉम हाइड्रोकार्बन नोमेनक्लेचर है वो इस तरह का कुछ नोमेनक्लेचर हो जाएगा। जैसे देखो, अब आप समझने की कोशिश करना, मैं यहीं पे जैसे मैंने कुछ लिखा है, क्या मैं बता दूं एक बार, चलो छोड़ दो उसको, मैं यहीं बता दूं। जैसे सीधा सीधा कंसेप्ट बताता हूं, सपोज आपके पास मान लो ये वाला एसिड है, मान लो आपके पास ये वाला एसिड है, तो अगर इसका हम लोग इस पैटर्न में नोमेनक्लेचर देंगे तो ये देखो कितने कार्बन है इसमें, एक दो तीन चार पांच। तो पांच का मतलब क्या हुआ हमारा, अब देखो समझो आप लोग, पांच का मतलब क्या लिखा था हमने, पांच को क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, देखो इसको लिखेंगे वेलेर, और वेलेर। अब देखो, और फंक्शनल ग्रुप क्या है, एसिड, एसिड के लिए क्या आता है, इक, तो क्या बोलेंगे इसको, वेलेरिक एसिड। ध्यान रख लेना, क्या बोलेंगे, वेलेरिक एसिड। ऐसे ही अगर 6 कार्बन का हो जाए तो क्या बोलेंगे, कैप्रोइक एसिड। अब आप समझ गए होंगे कैप्रोइक एसिड क्यों बोलेंगे, क्योंकि देखो 6 कार्बन के लिए हम लोग क्या प्रीफिक्स क्या है, कैप्रो। ठीक है, और कैप्रो प्रीफिक्स के बाद में एसिड है, इसके लिए सफिक्स क्या है, इक एसिड, तो क्या कहेंगे, कैप्रोइक एसिड। तो इसका कोई बहुत ज्यादा मतलब तो नहीं है, देखो वैसे वैसे आप लोग केवल समझ लो कि ये भी कोई नोमेनक्लेचर होता है। तो जैसे कैप्रोइक एसिड है, वैलेरिक एसिड है, इन कंपाउंड्स के फॉर्मूले ध्यान रखना, 5 कार्बन का एसिड वैलेरिक एसिड होता है, 6 कार्बन का कैप्रोइक एसिड होता है। तो ये सारी चीजें एक बार आप माइंड में सेट कर लो, क्योंकि याद होना चाहिए आप लोगों को सारी चीजें, बिना याद हुए आप लोगों का काम चलेगा नहीं, ध्यान रख लेना इस बात को अच्छी तरह से। ठीक है,
जस्ट एक मिनट, मैं एक दो और देखता हूँ कुछ। जस्ट 1 मिनट, लिखा था बस उसी के लिए। अच्छा, हाँ ये वाला था। ध्यान रखना, आप लोगों को शायद नहीं दिख पा रहा होगा ये, लेकिन मैं बता देता हूँ आप लोगों को एक बार कि यहाँ पे अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो ये वाला कि जो एक कार्बन का जो एसिड है उसको फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। दो कार्बन का जो एसिड है उसको एसिटिक एसिड, तीन कार्बन को प्रोपोनियो नियोनिक एसिड, चार कार्बन का ब्यूटायरिक, पांच कार्बन का वेलेरिक एसिड और छह कार्बन का कैप्रोइक एसिड होता है। ध्यान रखना, मैं वहां लेना चाह रहा था इसको, लेकिन मेरे माइंड से कहीं ना कहीं स्लिप हो गई चीजें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम लोग वहीं पे आ गए हैं। तो ध्यान रखना, देखो पहले का फॉर्मिक, इस मतलब इसके अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो एक कार्बन का, जस्ट 1 मिनट, देखो मैंने क्या बताया था। देखो एक कार्बन के लिए फॉर्म, अगर एसिड है तो फॉर्मिक एसिड, दो कार्बन के लिए एसिड तो एसिटिक एसिड, तीन कार्बन के लिए प्रोपियोनिक एसिड, अगर चार कार्बन का एसिड है तो ब्यूटायरिक एसिड, पांच कार्बन का है तो वेलेरिक एसिड और छह कार्बन का है तो कैप्रोइक एसिड। देखो ये सब चीजें याद कर लेना आप लोग, ऐसा नहीं हो कि फिर कहीं दिक्कत आए आप लोगों को कि सर बताया भी था और चीजें रह गई। मैं नहीं चाहता कि मेहनत करने के बावजूद आप लोग कहीं पीछे रह जाए। तो ये हमारा सारा का सारा जो है कॉमन नेम हो गया है। सारा तरह का जितना भी कॉमन नेम था वो सारा मैंने डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग दूसरी तरह का नोमेनक्लेचर देख लेते हैं। और दूसरी तरह का कोई नोमेनक्लेचर एक्चुअल में है ही नहीं, बस आप लोग थोड़ा सा समझ लो, जिसको हम लोग बोल रहे हैं ड्राइव्ड सिस्टम। इसमें क्या है, देखो आपको बस सिंपल सा ध्यान रखना है। और सिंपल सा ध्यान रखना है तो देखो, जो एल्केन होती हैं वो सारी की सारी मीथेन डेरिवेटिव मानी जाती हैं। एल्कीन को इथाइलिन, एल्काइन को एसिटाइलिन, एल्केनोल को कार्बिनोल बोला जाता है, एल्केनेल को एसिटेल्डिहाइड बोला जाता है, एल्केनोइक एसिड को एसिटिक एसिड, एल्केनोइल हैलाइड को एसिटिल हैलाइड, एल्केनेमाइड को एसिटेमाइड और एल्केनोन को एसीटोन बोला जाता है। अब देखो कैसे नाम लिखा जाता है, ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। देखो जैसे आपको सबको पता है, ड्राइव्ड नाम का बात, ड्राइव्ड नोमेनक्लेचर की बात बता रहा हूं कि ये आपका मैथेन होता है। मैथेन की अगर चारों वैलेंसी को हम लोग एस से रिप्रेजेंट कर दे, और सपोज यहाँ पे मैं तीन हेलोजन लगा दूं, एक एच लगा दूं, इसका नाम क्या होगा? देखो ये मीथेन तो रहेगा ही, तीन है तो ट्राइक्लोरोमीथेन, क्या बोलेंगे इसको? ये इसका डेराइव्ड नेम है, ध्यान रख लेना, ट्राइक्लोरोमीथेन। अब देखो एसिटिलीन की बात करते हैं, ये आपका एसिटिलीन है, तो इसकी नाम बात करते हो ये भी एसिटिलीन। अब देखो ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट को क्या लिखेंगे? डाइमिथाइल एसिटाइलिन। मतलब ये ही वर्ड लास्ट में आना चाहिए। अब देखो ये आपका पूरा का पूरा जो है ये आपका एसिटेल्डिहाइड। अब देखो इसमें कितने हेलोजन जुड़े हुए हैं? दो हेलोजन। तो देखो अपने आप में पूरी चीजें ऑब्वियस है। ये तो हमारा एसिटेल्डिहाइड, ये तो लास्ट में लगेगा ही, दो हेलोजन है तो क्या कहेंगे? डाइक्लोरो एसिटेल्डिहाइड। ठीक है, और क्या लिखा था हमने? दो कार्बन का एसिटिक एसिड, हाँ ये एल्केनोइक एसिड को एसिटिक एसिड मान करके। तो देखो ये तो हमारा एसिटिक एसिड, और इस पे क्या जुड़ा हुआ है? क्लोरीन और ब्रोमीन, तो क्या कहेंगे? ब्रोमो क्लोरो एसिटिक एसिड। तो ड्राइव्ड नेम जो है उसमें आपको ये ध्यान रखना है, ये बेसिकली ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, ये वाले, ये ध्यान रखनी है। वैसे कोई पूछता नहीं है यहाँ से बहुत ज्यादा, लेकिन आप लोगों को अगर कल को आप बहुत अच्छी जगह जा रहे हो या पढ़ाना है तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो फिर भी कोई इश्यू हो, देखो हाँ कुछ एग्जांपल्स और है, एक दो इसी तरह के। देखो इस डबल बॉन्ड का ध्यान रखो, क्या है ये? इथाइलिन। क्या है ये? इथाइलिन। अब देखो इसका नाम कैसे लिखेंगे, ध्यान रखना। देखो यहाँ पे आओ आप लोग, देखो ये तो आपका इथाइलिन है ही, इस पे देखो CH3 जुड़ा हुआ है, CH3। अब ये CS, ये जो पूरा कंपाउंड है वो सिमेट्रिकल है।
भाई इस कार्बन पे मिथाइल, इस कार्बन पे मिथाइल, इस पे हाइड्रोजन, इस पे हाइड्रोजन, तो मिथाइल सिमेट्रिकल हो गया। सिमेट्रिकल का मतलब होता है उस पूरे कंपाउंड का, किसी भी कंपाउंड के रेफरेंस में देखे तो सारा जो इलेक्ट्रॉनिक या बॉन्ड्स का अरेंजमेंट है वो लगभग क्या हो, सेम हो। क्लियर है यहाँ से? तो यहाँ पे क्या बन गया आपका, इसको बोलेंगे सिमेट्रिकल डाई मिथाइल इथाइलिन। ये इथाइलिन क्यों आया इन दोनों के लिए, देखो मैंने पहले ही बता दिया, ये इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को इथाइलिन बोल रहे हैं। आगे चल लो, देखो अब ये कंपाउंड अनसिमेट्रिकल हो गया क्योंकि एक कार्बन पे दो मिथाइल है, एक कार्बन पे दो हाइड्रोजन है। तो लेकिन ये दो कार्बन तो रहेंगे तो इथाइलिन, तो क्या बोलेंगे, अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल इथाइलिन। अब आप देखो इस नाम से ही समझ जाना कि ये वाला कंपाउंड होगा, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल बहुत कुछ बयां कर देगा। ऐसे ही इसको, अब इसको ये सिमेट्रिकल है, इस पे एक एल्काइल, इस पे एक एल्काइल, तो क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल। अब ये दोनों ग्रुप अलग अलग हैं तो भी आप समझ जाओगे, इथाइल मिथाइल इथाइलिन, क्योंकि ये दो कार्बन तो इथाइलिन ही हैं। ठीक है भाई? तो देखो ये आपका कॉमन नेम और डाइव्ड नेम कंप्लीट हो चुका है। केवल और केवल सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा बचा है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए सबको नमस्कार।